कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी किसान चौपाल में, जो हम उत्तर प्रदेश लखनऊ में लगा रहे हैं गोसाईगंज में। और ये कार्यक्रम का मकसद है गन्ना व बागवानी फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीक पर हम जो है वो आज चर्चा करने वाले हैं। और ये कार्यक्रम हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, आत्मा, आइडिया फाउंडेशन, इफको एमसी, CNHI, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर और नवज्योति किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सहयोग से कर रहे हैं। और अगले कुछ घंटों में कुछ उपयोगी जानकारी यहाँ से आप लेकर जाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपका कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उनका स्पीच आपको गौर से सुनना है, क्योंकि वो जो बोलेंगे, वो जो बताएंगे, उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे। हमारा माइक आपके पास जाएगा, आपको हाथ खड़ा करना है और जो भी सही जवाब देंगे उनको हमारी तरफ से कुछ इनाम दिया जाएगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग और ग्रीन टीवी इंडिया पे ये पूरा कार्यक्रम देखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे जितने भी किसान भाई बहन हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस किसान चौपाल में। और अब हम स्वागत करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स का। थैंक यू मैम। यहाँ पर आए सभी किसान भाइयों का और बहनों का नवज्योति की तरफ से स्वागत है। और हम अभी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो खेतों में दवाई का स्प्रे है या खाद का स्प्रे है, आपका नैनो यूरिया है, नैनो DAP है और जल घुलनशील उर्वरक हैं, इनका जो स्प्रे करते हैं तो कई बार देखते होंगे कि हवा तेज़ चल रही है तो ऐसे में नाक में इस तरह से काफ़ी केमिकल अंदर चला जाता है। तो जब हम ड्रोन से स्प्रे करेंगे तो इस तरह केमिकल अंदर जाने से बचेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और उसमें समय की बचत है कि जो काम हम 1 एकड़ में स्प्रे करने में 4 घंटा लगाते हैं वो 5 से 6 मिनट में, 7 मिनट में कर सकते हैं ड्रोन से। और दूसरा कि जैसे कभी कभी फसल बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे आपका गन्ना है, ढैंचा है, आपका मक्का है या बाजरा है, इस तरह की जो बड़ी फसलें होती हैं जिनमें स्प्रे करना मशीन से संभव नहीं होता है, उसमें हम लोग ड्रोन से कर सकते हैं स्प्रे। तो इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं ड्रोन से स्प्रे करने के। और नई टेक्नोलॉजी है, उससे हमारा जो केमिकल की मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा, जैसे 120 लीटर पानी में 1 एकड़ में डालते हैं तो इसमें केमिकल की मात्रा भी घटा सकते हैं हम। तो केमिकल की भी बचत है हमारी, तो उससे पैसे की बचत होगी, समय की बचत है। तो इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं ड्रोन से। पेड़ों में स्प्रे करना है, जैसे आम के पेड़ इस समय बड़े हैं, बौर आ रहे हैं, उसमें तमाम तरह के रोग बीमारी लगते हैं, तो उनको भी हम स्प्रे कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रोन से करना आसान है। जैसे कभी कभी देखा होगा कि जिन सरसों आपकी बड़ी हो गई है, काली सरसों, उसमें माहू लग गया तो उसको राम भरोसे ही छोड़ते हैं। तो राम भरोसे अब नहीं छोड़ना है, उसको ड्रोन से स्प्रे करा के माहू को ख़त्म कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारी फसलें होती हैं कि जैसे आपका धान बाल आ गई, उसके बाद सुंडी लग जाती है, तो सुंडी को मारने के लिए बाल एक दूसरे में फंस जाती है, तो हम लोग मशीन से स्प्रे नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी ड्रोन से करना आसान है। या पानी भरा है खेतों में और तमाम सांप बिच्छू का डर रहता है, तो उससे भी निजात मिलेगी ड्रोन से स्प्रे करके। तो इस तरह से ड्रोन के फ़ायदे बहुत हैं। तो ड्रोन के विषय में अगर किसी को कोई आवश्यकता है, ड्रोन की आवश्यकता है, तो मेरे से संपर्क कर सकता है। जो हमारा FPO है, लगभग यहाँ जो नज़दीकी गोसाईगंज के किसान हैं वो तो जानते ही होंगे, और जो दूर से किसान आए हैं हमारे नवज्योति FPO के विषय में जान ले कि हमारा नवज्योति FPO 23 जनवरी 2014 में रजिस्टर हुआ था और तब से बराबर किसानों के हित में काम कर रहा है, जिसमें खाद, बीज, दवाई ये सब हम सप्लाई कर रहे हैं किसानों को। और फार्म मशीनरी बैंक में भी है नवज्योति FPO के पास, जिसमें सस्ती दरों पे ट्रैक्टर उपलब्ध है उनको, या और मशीनों की आवश्यकता है वो भी उपलब्ध हैं।
तो इस तरह से नवज्योति काफ़ी काम, बीज उत्पादन का भी काम हम आगे से शुरू करेंगे। तो बीज उत्पादन में क्या है कि जैसे किसान गेहूं नॉर्मल उत्पादन कर ही रहा है, तो उसी को थोड़ा अच्छे ढंग से करके उसको बीज बना सकते हैं, तो उसमें आपको 1 रुपये किलो का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से नवज्योति अलग अलग बहुत सारे फील्ड्स में काम कर रही है, जहां से आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद मैम। एफपीओ का गठन करके कई सारे फायदे हो सकते हैं। एफपीओ के गठन के लिए सरकारी विभाग से कई सारी योजनाएं भी हैं, तो एफपीओ को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो करीब जो है वो उत्तर प्रदेश में ही करीब 900 से मेरे ख्याल से 900,000 एफपीओ है, जिसमें 250-300 बहुत एक्टिव हैं। तो आप लोग भी अगर एफपीओ गठन करना चाहें तो उसकी जो टर्म्स कंडीशन है, रूल्स है, उसके बारे में कृषि विभाग से जानकारी लेकर, कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लेकर बना सकते हैं। तो हम जो है वो अपने कार्यक्रम अगले पड़ाव पे जाते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको गौर से सुनना है, क्योंकि जो भी स्पीकर्स होंगे वो जो बात करेंगे उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे, हाथ खड़ा करना है, और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो हमारे बीच हमारे नेक्स्ट स्पीकर है श्री अरुण कुमार सिंह सर, रिटायर्ड शुगर केन साइंटिस्ट फ्रॉम UPCSR शाहजहांपुर से। सर प्लीज आप आइए और गन्ना फसल प्रबंधन के बारे में आप जो है वो हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। इसके बाद हम बागवानी, हॉर्टिकल्चर और साथ में जो है वो आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में जानेंगे, योजनाओं के बारे में जानेंगे। फिलहाल जो है गन्ना फसल प्रबंधन। मेरा नाम है अरुण कुमार सिंह और मैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद जो अपने यूपी का हेड ऑफिस है शाहजहांपुर, वहाँ पर मैं वैज्ञानिक था। आपके लखनऊ में भी तेलीबाग में एक गन्ना किसान शोध संस्थान है, आप लोग जानते भी होंगे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से थे, लेकिन सब एक ही है। पूरे इंडिया में जितने विभाग होते हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे गन्ना विभाग हो, सब एक ही होता है। कुछ सेंट्रल के होते हैं, कुछ स्टेट के होते हैं। इस पृथ्वी पे अगर सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी को मिलता है तो किसान को मिलता है, क्योंकि आपके माध्यम से ही पूरे सभी जीव जंतुओं का, ये केवल मनुष्य का ही नहीं, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका सबका भरण पोषण आपके माध्यम से होता है। तो इसलिए आप जो है सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं और आपके माध्यम से पूरा देश चल रहा है। और इस समय विशेष करके भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी प्रदेश सरकार के द्वारा केवल कृषि पे ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि दिया जा रहा है, क्योंकि मालूम है भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के माध्यम से ही सब कुछ होना है। सारे बिजनेस कृषि से चलते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही हैं वो सब आपके माध्यम से लग रही हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी चीनी मिलें लगी हैं, सब आपके माध्यम से लगी हुई हैं। राइस मिल है, आटा मिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री जो है वो शुगर केन की है, गन्ने की है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ जो कि सेंटर है पूरे यूपी का, तो यहाँ के किसानों के पास गन्ना नहीं दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो क्या आपके पास गन्ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा बताइए, आप लोग जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ का सेवन करते हैं? बोलो भाई। चाय। तो चाय में क्या मिला के पीते हैं? चीनी या गुड़, कुछ भी। तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले गन्ने का ही तो प्रयोग आपके घर में हो रहा है, और फिर भी आपके पास गन्ना नहीं है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर लखनऊ में गन्ना शोध परिषद संस्थान भी है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, और फिर भी आप गन्ने से वंचित हैं। क्या बात है भाई? मीठा खाते हैं और मीठा पैदा करने से नाराजगी है। इसका कारण एक और हो सकता है कि यहाँ चीनी मिल नहीं थी आसपास में, यही कारण है ना। लेकिन गुड़ तो बना सकते हैं, गुड़ इंडस्ट्री चल सकती है। हमारे लखनऊ से जितना आप पश्चिम जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भी उधर हैं। लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है, इधर आप जो है
बाराबंकी चले जाइए, उसके आगे चले जाइए, हैदरगढ़ है आपके पास है, हैदरगढ़ आपके ज़िले में आता है, कहाँ आता है? बाराबंकी में। बाराबंकी में है तो बाराबंकी तो आपका ही है ना, पास में ही है, कोई दूर थोड़ी है। तो चीनी मिलें हैं। तो अब चूंकि यहाँ गन्ने की खेती है नहीं, फिर भी हम गन्ने पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। वैसे मैं जनरल खेती की चर्चा करूँगा। और चूंकि गन्ना आप लगाए नहीं हो, गन्ना हमें लगता है कि भविष्य में आपके पास अभी होने की संभावना नहीं है। क्यों? यहाँ जितने किसान बैठे हैं, हमारी किसान बहनें और भाई, किसके पास गन्ना है? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। अकेले दादाजी के पास है। कौन सा गाँव है दादाजी? यही है गोसाईगंज में। तो आपका गन्ना चीनी मिल जाता है? नहीं जाता? कोई बात नहीं है। तो क्या करते हैं गन्ने का? रस के लिए। रस के लिए, वेरी गुड। ये दादाजी रस के लिए बोते हैं। देखिए, गन्ने का जो है कई उपयोग है। आप गुड़ बना सकते हो। आप पूरे अपनी लखनऊ की इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ रस के लिए आप गन्ना बो सकते हैं। आप दे दीजिए, वो रस पिलाएंगे सबको जो है। और गुड़ बना सकते हैं। और चीनी तो केवल फैक्ट्री वाला बनाएगा, है कि नहीं? तो गन्ने की खेती में बहुत फायदा है ना। और गन्ने के साथ, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए पूरे खेत में गन्ना नहीं बोना चाहते हैं, तो आप गन्ने में खेत में जैसे 1 एकड़ खेत है आपका, तो उसमें जो है दूरी बढ़ा करके 1 लाइन गन्ना बोइए और 3-4 फीट की दूरी छोड़ करके फिर 1 लाइन गन्ना बोइए। तो इससे जो है जो बीच की जो दूरी है 4 फीट की, उसमें आप अपना कोई भी अनाज ले सकते हैं, धान को छोड़ करके, है ना। गेहूं ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, मसाला ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और 2 लाइन गन्ने की हो गई, उसके बीच में एक आइटम हो गया। तो इस प्रकार से आपको रस के लिए गन्ना मिल जाएगा और गुड़ के लिए गन्ना मिल जाएगा, और बीच में आप सारी खेती कर लेंगे। पूरे इंडिया में केवल 2 संस्थान खुले थे गन्ने के सन 1912 में, जिसमें पहला संस्थान ये शाहजहांपुर का था, जो पूरा यूपी कवर कर रहा है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, नेपाल, बिहार सब कवर करता था ये। और उसी समय कोयम्बटूर में सेंट्रल में खुला था गन्ने का संस्थान, जो कि पूरा इंडिया कवर करता है। इन दोनों संस्थानों का काम क्या था कि गन्ने की नई प्रजातियां उगाना। ये दोनों ब्रीडिंग सेंटर थे, है नहीं? गन्ने की नई प्रजातियां उगाना। तो आज भी जो है यही दोनों सेंटर जो है गन्ने की प्रजातियां उगाते हैं। कोयम्बटूर जो है सबका हेड है, और पूरे इंडिया से सारे साइंटिस्ट जो है वहाँ जाते हैं हर साल जाड़े के मौसम। आपने कभी गन्ने, ये जो सरपत होता है किनारे किनारे लगा होता है, इसमें आपने भुआ देखा है? जो भुआ निकलता सफ़ेद सफ़ेद, देखा है कि नहीं देखा है? दादी नहीं देखी हैं। अरे भाई, पहले सरपत के ही तो हम लोग मड़ई अपना बनाते थे, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद भुआ नहीं निकलता सितंबर अक्टूबर में? है? निकलता है, निकलता था, नहीं निकलता है, अभी भी निकलता है। उसी प्रकार से गन्ने के अंदर भी ये भुआ निकलता है। अगर आप गन्ने की कहीं खेती किए होंगे कभी, तो देखे होंगे कोई कोई पौधे में वो भुआ निकल आता है। इसी भुए में उसका बनने का बीज बनता है, बात समझ रहे ना। और उसी बीज को लेकर के हम लोग कोयम्बटूर जाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी गार्डन बनी होती है, जिसमें जो है पूरे इंडिया में जितनी भी गन्ने की प्रजातियां आज हैं, उन सब प्रजातियों का वहाँ एक गार्डन बना होता है। उसको हम लोग मदर गार्डन कहते हैं। मतलब इसी से जो है उसके माता पिता एक समझिए गन्ने के होते हैं, और उसी में देश के कोने कोने से वैज्ञानिक जाते हैं और चुनाव करते हैं, भाई ये हमको दे दिए, हमको दे दिए, हमको दे दिए, हम इसमें अपना क्रॉस बना करके हम एक नई प्रजाति उगाएंगे। तो यहाँ से साइंटिस्ट जाते हैं, 2 महीना वहाँ रहते हैं कोयम्बटूर में, और अपना क्रॉस करके, जैसे कि एक भुए को उठा करके दूसरे भुए के अंदर डाला जाता है, एक को नर मारते हैं, एक मादा उसमें डिसाइड कर लेते हैं। उससे जो है जो भुआ दूसरा पैदा होता है, वो भुआ कोयम्बटूर से जो लोग पैदा किए रहते हैं, फिर वो उस संस्थान को बाई पोस्ट भेज दिया जाता है। बेड बना करके उसके ऊपर जैसे बेड बनाया जाता है, आप लोग देखते हो प्याज वाज बेरन की बेड बनाते हैं कि नहीं, प्याज वाज डालने के लिए, उस तरह से बेड बनाते हैं। और उसी बेड के ऊपर उस भुए को ला करके ऐसे
जीरा जैसा होता है डाल देते हैं और उसके बाद उसमें फवारे से सिंचाई करके बड़ा मतलब पैकिंग वैकिंग करता पड़ा, वो पॉलीथीन वगैरह ढक करके उससे जो गन्ना जमता है उसी गन्ने से हम जो है प्रजाति का विकास करते हैं। तो एक प्रकार से एक पैकेट अगर भुआ आया हुआ है तो एक माता पिता का भुआ है वो, है ना। लेकिन उससे जितने गन्ने जमे, मान लीजिए 100 गन्ना, 200 गन्ना, 500 गन्ना जमा, तो समझिए उसी एक माता पिता के वो 500 संतानें हुई। उसी में से 6-7 साल मेहनत करके 8-9 साल लगता है, तब हम जा करके चेकिंग हर साल उसको कटिंग करके आगे बढ़ाते हैं। और जो अच्छा निकलता है, जिसमें चीनी अच्छी होती है, जिसमें पैदावार अच्छी होती है, तब हम उसे 10 साल बाद कि जिसको बो करके किसान की हालत बहुत ही अच्छी है, आर्थिक कंडीशन उसकी अच्छी हो जाती है। क्योंकि 400 इस समय आप तो गन्ना बोए नहीं इसलिए आपको मालूम नहीं होगा, 400 को ऊपर रेट है उसका कुंटल, चीनी मिल जो देती है। तो 400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से वो गन्ना बिकता है। और गन्ने की खेती से एक फ़ायदा ये है दोस्तों कि कोई भी प्रकृति में आपदा आ जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए, है कि नहीं, कभी बदरी कोहरा ज़्यादा हो जाए, तो गन्ने की फसल को कभी नुकसान नहीं होता है। बाकी आप देखिए कभी बाढ़ आ गई, अभी देखिए इस बार बाढ़ आई थी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नदियों के किनारे के धान सब खत्म हो गए, वहाँ गन्ना भी डूब गया था, खत्म हो गया था। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर तेज़ बारिश होती है तो गन्ने के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और गन्ने की खेती करने से हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसकी जो सूखी पत्तियाँ खेत में गिरती हैं तो उससे जो है वो खाद बन जाती। कि आप लोग अगर चीनी मिल, जैसे हैदरगढ़ का भी सेंटर यहाँ लगा होगा कहीं न कहीं, तो आप लोगों के पास आते नहीं क्या कि भाई आप गन्ना बो, ऐसा नहीं कहते हैं? अच्छा, आप क्यों नहीं ले जाते? ओहो, मेंथा ने जो है ओवरटेक कर लिया है कि नहीं। तो मेंथा में गन्ने से ज़्यादा फायदा है क्या है? 3 महीने की क्रॉप है आपकी, वो कितना मिल जाता है 1 एकड़ मेंथा से? 60-70 हज़ार नहीं, 60-70 हज़ार रुपये 1 एकड़ से मिल जाते हैं। हर साल बोना पड़ता है 2-3 साल, 3 महीने की क्रॉप है, चलो ठीक है। लेकिन आजकल जो है गन्ने का बीज जो है वो आँख के माध्यम से मिल रहा है। जैसे एक गन्ने में 15-20 आँखें होती हैं तो 100 आँख 200 आँख ऐसे बेचा जा रहा है। पहले हम लोग कुंटल में बेचते थे, लेकिन गन्ने का बीज ऐसा है कि हमको पूरे उत्तर प्रदेश में बांटना है, हर किसान के घर जाना है, तो हम आँख के माध्यम से देते हैं। मान लिया आपको 100 आँख दे दिया गया, तो 100 आँख जो है, एक गन्ने में अगर 20 आँख हैं तो 100 आँख के लिए कितना गन्ना चाहिए आपको? 5 गन्ने में आप काम चल जाएगा। अब आप कहेंगे कि 100 आँख लेकर के हम क्या करेंगे? तो गन्ने की जो आँख है वही उसका जो है जमाव करती है। तो एक गन्ने में अगर 20 आँख है तो समझिए 20 टुकड़ा काट करके उसको आप बोएंगे तो एक पौधा निकलेगा, उस एक पौधे से 2-3 किल्ले निकलेंगे, तो एक आँख से 3-4 गन्ने बन जाते हैं। ये अमूमन इसका सिस्टम है। तो अगर आपको 10 गन्ना 5 गन्ना भी यहाँ तेली बाग से मिल गया तो एक आँख का टुकड़ा काट करके उसका एक नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। तो एक 15, 20, 25, 30 गन्ने अगर मिल गए तो उससे आप 1 बीघा की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार होने के बाद जब वो जम जाता है, जैसे एक साथ एक आँख काट के आप एक बेड बना करके एक साथ सटा के रख दिया और उस पर पानी और खाद वगैरह डाला और वो जमा होगा। उसके जमने के बाद जैसे धान का रोपण होता है उस तरह से नाली बना करके आप गन्ने की लानी बनाइए और नाली में एक पौधे को जो एक उसका आँख रहेगी, फिर उसमें जमा हुआ धान की तरह एक फीट दूरी पे रखते जाइए और उसी नाली में पानी खोल दीजिए और तुरंत वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी चली जाएगी। इस तरह से जो है आपकी गन्ने की बीज, जो गन्ने का बीज अपने घर पे 10-5 गन्ने से तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गन्ने की जरूरत नहीं है ना। अब बात आई कि अगर आपके पास गन्ना है तो आप खेती कैसे करोगे। देखिए अभी आप लोग इस पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आ रहा था नमामि गंगे योजना, है ना। उसमें है कि हम जैविक खेती की तरफ अपने किसानों का बढ़ावा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जैविक खेती की तरफ क्यों ध्यान दिया जा रहा है। आप कोई बता सकते हैं कि जैविक खेती से हमें क्या फ़ायदा है। कोई एक किसान हमको बता दे कि जैविक खेती जो करता है
उससे हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को क्या फायदा है। जो आप पैदा करते हो अपने घर में यूज करते हैं, तो जानबूझ करके जहर खा रहे हैं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। मार्केट तो नंबर 2 पे आई। अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छा पैदा करोगे, तो मार्केट में भी जाएगा, तो जो लोग पाएंगे वो भी अच्छा पा जाएंगे। केवल ये भ्रम जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी या देश के जो भी मुख्य लोग हैं, वो आपको मार्केट भी देने को तैयार हैं और मार्केट मिल रही है हमको जो है। अच्छा बताइए, जो आप केमिकल पैदा करते हो वो कहीं मंडी में ले जाते हो, नहीं ले जाते हो? तो क्या मंडी वाला अगर जैविक पैदा करके ले जाओगे तो आपको गेट पे रोक देगा कि भैया इसको हटाओ, तो जैविक लेकर आए, इसे बाहर करो? ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो अपने खाने के पर्पज से आप पैदा करो और जो बच जाए उसे मार्केट में दे दो, तो क्या बुराई है इसमें। और जो उपज वाली बात आ रही है, सुनिए ध्यान से, उपज वाकई में 1, 2 साल, 3 साल कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जमीन का स्ट्रक्चर जो है वह नेचुरल नहीं रहा। जैसे अपने घर में अगर आप बच्चे को सुबह सुबह बाजार से पाव रोटी और दूध खिलाएंगे तो घर की रोटी उसे नहीं अच्छी लगेगी। चाउमीन खिलाएंगे तो घर की चावल दाल नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए जैविक खेती में उस जमीन की दशा को धीरे धीरे सुधारा जाता है और जमीन के अंदर जो जीवाणु हैं वो जब केमिकल, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ें जब पड़ती हैं तो जमीन के अंदर का जो जीवाणु है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके लिए माहौल नहीं है। तो जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो ये केमिकल डालेंगे तभी पैदा होगा, ऐसा हमारा खेत हो चुका है। ठीक है ना। लेकिन अभी जो वीडियो चला था उसमें आपने देखा था कि मेरठ के कई किसान आपको गन्ना दिखा रहे थे। गन्ना आपने देखा था, वो आपके केमिकल से कमज़ोर था, नहीं था ना, और एकदम पत्तियां ग्रीन थी। जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है जब सही हो जाएगा तो 2-3 साल बाद वो इतनी उपज देगा कि आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए ये भ्रम निकाल दीजिए कि जैविक खेती में उपज कम होती है, ठीक है ना, और इसकी मार्केट नहीं है। मार्केट तो ऐसी है, आपके लखनऊ के आसपास जितने गांव हैं, अगर सब लोग जैविक खेती का उत्पादन करके लखनऊ शहर में ले जाएंगे तो लूट लेंगे लोग। आबादी है कि नहीं है? आपके खेत तो खत्म हो गए मकानों में, तो कैसे कह रहे हैं कि नहीं जैविक खेती का उपज बिकेगा? लेकिन हाँ, एक जेन्युइन रेट लेना होगा। ये नहीं कि अगर 10 रुपये केमिकल का मिल रहा है तो हम 100 रुपये में बेचेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, बुआई के समय 2 ही 3 चीज़ डाली जाती है, एक है डीएपी और एक है एनपीके। आशीष जी, आपके यहाँ एनपीके भी मिलता है कि क्या रेशियो है उसका? 12-32-16। 12-32-16। देखिए, 2 खादें हैं, एक एनपीके है, एक डीएपी है। डीएपी भी मिलती होगी कि नहीं मिलती? डीएपी मिलती है, तो दोनों में से एक ही डालना है। अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो एकड़ के हिसाब से नोट कर लीजिए, उसमें आपको 70 किलो पर एकड़ डालना है डीएपी। 70 किलो पर एकड़ बुआई के समय, ठीक है। और इसमें पोटाश डालना है 40 किलो पर एकड़, लिख लीजिए। यूरिया डालनी है 25 किलो पर एकड़, और एक जिंक सल्फेट भी पड़ता है, वो है 10 किलो पर एकड़। यूरिया 25 किलो पर एकड़। तो डीएपी, यूरिया और पोटाश, इनको मिक्स करके आप जो गन्ने की लाइन खोलते हैं उसमें पहले डाल दीजिए खाद के रूप में। और अगर संभव हो तो गोबर की खाद अगर सड़ी हो आपके पास तो उसमें मिला लो इसे। डीएपी, यूरिया और पोटाश को गोबर की खाद में मिला लीजिए और मिला के नालियों में डाल दीजिए। उसके बाद गन्ने का टुकड़ा, तो 2 या 3 आंख का टुकड़ा काट के उस नालियों में टुकड़ा डाल दीजिए, ठीक है ना। और जो जिंक सल्फेट होता है, जिंक को इसके साथ, खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए, है ना। उसको मिट्टी में मिला करके और उसी नालियों, जब ये सब चीज़ डाल दिए, गन्ने का टुकड़ा डाल दिए, तो थोड़ा मिट्टी लीजिए खेत से, जिंक सल्फेट को मिट्टी में मिला करके और ऐसे ही पूरी नालियों में ऊपर से बिखेर दीजिए, ठीक है ना। उसमें खाद में डालिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक इंसेक्टिसाइड कोई भी जो दीमक उमक को ख़त्म करे,
केमिकल की खेती में, तो इंसेक्टिसाइड रीजेंट वगैरह आता है, क्लोरोपाइरिफास आता है। तो रीजेंट जो है 8 किलो एकड़, रीजेंट भी आपके यहाँ बनता है, डोज यही 8 किलो का ही है, वही है ना, कितने, हाँ 8 से 10 वही। तो रीजेंट आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसे टुकड़े के ऊपर डाल करके ढकाई कर दिए, ये बुआई के समय के प्रोग्राम है, ठीक है ना। और अगर आप NPK डालते हैं तो उसका डोज लिख लीजिए, लिखो NPK। अगर DAP नहीं डालते हैं तो NPK डालिए। NPK 100 किलो पर एकड़, लिखो 100 किलो पर एकड़, मतलब 2 बोरी पर एकड़। 1 एकड़ में जो भी बीघा होगा अपना हिसाब किताब लगा लेना अपना। और 13 किलो पोटास, क्योंकि इसमें NPK में पोटास होता है ऑलरेडी, इसलिए 13 किलो पोटास डालना है, ठीक है ना 1 एकड़ में। 25 किलो यूरिया डालनी इसमें, और 10 किलो जिंक सल्फेट। ये डोज हो गया बुआई के समय का। और इसके बाद बचता है जो डोज नाइट्रोजन का, वो जो है 50 किलो कट्टा 2 बार जब जमा हो जाए तो जून तक, जून के पहले तक 50 किलो का 2 बार यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं। यही पूरा खाद का डोज होता है गन्ने की खेती में, ठीक है। तो जैविक खेती के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के कोई केमिकल की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो जानवर है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, और एक देसी गाय आवश्यक है, कि उसमें देसी गाय के गोबर और मूत्र को बता दिया गया है, हमारे शास्त्रों में भी है। आपने देखा होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो भी वेद हैं उसमें गाय का वर्णन किया गया है कि गाय को माता कहा गया है। माता इसलिए कहा गया है कि गाय और धरती 2 ही माता हैं इस पृथ्वी पे। एक अपनी माँ होती है जो पैदा करती हमें, एक गाय है, उसको भी माता दिया जबकि हमको पैदा नहीं किया उसने, लेकिन हम उसको माता बोलते हैं, और धरती को ही माता बोलते हैं। तो ये 3 माताओं का दर्जा है। पहली जो हमने, जिसको हमने, जिन्होंने हमें पैदा किया, और हम सबको इस धरती ने पैदा किया, और पालन किसने किया, गौ माता ने। तो गौ माता का रोल इसी खेती में है। तो गौ माता का क्यों चयन किया गया, कि गाय के अंदर कहते हैं कि 33 कोटि, उसको करोड़ नहीं बोलते, कोटि, 33 प्रकार के देवता पाए जाते हैं। देवता माने कि वो हमारा पालन पोषण करते हैं। उसका गाय का गोबर, मूत्र, घी, दूध, सब कुछ जो है उपयोगी है खेती के लिए। और यही खेती करके अगर कोई आदमी 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने जितने खेत हैं उसका 1/3 खेत को अगर जैविक खेत में कन्वर्ट कर ले, तो समझिए गारंटी के साथ है कि उसके परिवार को लखनऊ के किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी है। और जैविक खेती करने वाला आदमी जो 10-15 साल से कर रहा है, वो गारंटी देता है कि हमारे परिवार में कोई आदमी जो है अस्पताल नहीं जा रहा है उतने साल से, जब से हमारी खेती का अनाज हम लोग खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मार्केट की बातें छोड़ दो, उपज की बात ही छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई कि हम बीमार नहीं होंगे। इससे बड़ी उपलब्धि है कोई? करना क्या है, गाय का गोबर और गाय का मूत्र, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा बेसन, और हमारे ऐसे स्थान की मिट्टी जहाँ पर कभी आपने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड न डाला हो, वो लेकर के हम एक घोल बनाते हैं। इसका डोज होता है 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी। इसे आप एक ड्रम में डाल करके उसमें 200 लीटर पानी डाल के भर दीजिए, छाया में रख करके उसे डंडे से घुलाइए। 3-4 दिन में एक घोल तैयार हो जाता है। इसे हम बोलते हैं जीवामृत। ध्यान से सुन लीजिए माताएं बहनें सब। और इस जीवामृत में जो गोबर के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो गुड़ और बेसन को पा करके वो डेवलप करते हैं। पूरे ड्रम में जो है जीवाणु की संख्या जो है कई करोड़ जो हो जाती है। इन्हीं जीवाणुओं को हम जो है सिंचाई के माध्यम से खेत में डाल देते हैं। यही जीवाणु जब खेत में पहुंचते हैं तो वह जो है आपकी फसल के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। वो फसल के लिए भोजन नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जमीन में जा करके वातावरण से मिल करके, प्रकृति से मिल करके वो अपने पौधे के लिए भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। और वही भोजन जब पौधों को मिलता है तो वो जैविक क्रियाएं उसमें चलने लगती हैं। जैसा ही उनका स्वभाव होता है वैसा ही अनाज वो पैदा करके देते हैं। और इस अनाज में किसी प्रकार के
रोग की संभावना नहीं होती है। और जो आप कह रहे हैं उपज कम होगी, तो पहले दूसरी तीसरी साल उपज इसलिए कम होती है कि जब ये जीवाणु 3-4 साल लगातार आप खेती में डालते रहेंगे तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तब धीरे धीरे जो है वो फैक्ट्री जो खाना बनाती है पौधों के लिए, उसकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगा और हमारी उपज जो है बूम कर जाएगी। वो केमिकल उसे नहीं पा सकता है। तो ये अपने दिमाग में रख के जाइए आज से कि जैविक खेती करने में 2-3 साल के बाद उपज ऐसी होगी, वो केमिकल की नहीं होगी। दूसरा इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसका बेस यही है जीवामृत। दूसरा प्लस पॉइंट है कि इससे जो भी चीज पैदा करोगे, तो जितने प्रकार के हम लोग रोग बता रहे थे अभी, पेड़ में पौधे में कोई भी रोग किसी भी फसल में लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बढ़ रहा है ना। शहर का बच्चा जो पावरोटी खा के जिंदा है, गांव के बच्चे से लड़ाई में जीत नहीं सकता, क्योंकि वो नेचर में है। कोरोना जब आया था, शहर में लोग मरे, देहात का लोग बिना मास्क लगाए टहल रहा था। क्यों टहल रहा था? क्योंकि वो नेचर के साथ था, वो ऑक्सीजन उसकी मात्रा ज़्यादा थी। इसी तरीके से खेत में जो है जब ये जीवाणु जाते हैं तो उनमें ऑक्सीजन की मात्रा जमीन के अंदर बढ़ती है, वहाँ पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिव रिएक्शन होता है। तो उससे जो है सारा माहौल बदलता है और हमारा जो है उत्पादन बढ़िया होता है। और वह बीज अगर 1 साल बोया, उसी को कई साल लगातार बोएंगे तो अपना बीज बन जाता है। आपको बाजार से दोबारा बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी को कहते हैं देसी बीज। और हमारे किसी किसान के पास, आज किसी के पास एक देसी बीज हो, कोई हाथ उठा बता दे, किसी के पास नहीं है। किस चीज़ का है? हाँ, मड़ुआ वगैरह का। और हम एक नंबर देते हैं आपको, आप रायबरेली आपके पास वाला जिला है, ये हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी, बछरावा जानते हैं आप? इनका नंबर नोट कर लीजिए। ये जैविक खेती के किसान हैं, कम से कम 15 साल से कर रहे हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा नाम है इनका, नंबर नोट करिए 9628 018 649। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, ठीक है ना। और इनके पास चावल की 13, 17, 32, 37, 51 प्रजातियों का चावल अपने यहाँ ये बीज के रूप में संरक्षित किए हुए हैं। इसमें जो है पूरे इंडिया के चावल है, धान। तो इनका नंबर मैं इसलिए नोट करा रहा हूँ ताकि आप भी समझ सको कि जैविक खेती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। कोई भी बीज इनके यहाँ से जाकर ला करके आप अच्छी वैरायटी का धान अपने यहाँ पैदा कर सकते हैं। अगर इसमें जितने किसान भाई बैठे हैं, किसी को अगर जैविक खेती से कोई बात पूछनी है तो जो मैंने नंबर दिया है, ये नंबर से हमसे बात कीजिए। मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, धरती माता की। धन्यवाद भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने जो बताया है उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे। आपको हाथ खड़ा करना है, मैं जहां बोलूंगी वहां पे माइक आएगा और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। सर जो बताया है उससे रिलेटेड मैं पूछना चाह रहा हूं कि केमिकल की खेती अगर कोई किसान कर रहा है और उसे जैविक खेती करना है तो उसे कितने साल लग जाएंगे उपज बढ़ने में? हाँ, 3 साल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जितने भी हमारे आज के स्पीकर रहेंगे उनसे रिलेटेड जो बताएंगे वो उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे। आपको गौर से सुनना है। और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है जैविक खेती से रिलेटेड, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी जो किसानों की बात है, जो समस्याएं हैं, दाम ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें जायज़ है तो आप लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। और जनरली एग्रो केमिकल भी इस्तेमाल करें तो सेफ एंड जुडिशियस, जितना उसमें मात्रा कहा गया है उतना ही करें। ऐसा ना कि 2 टैबलेट हम खा लेंगे तो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने एक बोला है। तो हम लोग जो ये कार्यक्रम करते हैं, हमारे साथ टॉप वाली जो कंपनी इफको MC धानुका, ये सब भी जुड़ी हुई है। तो हम लोग यही हमारा मकसद है कि जितनी मात्रा बोला गया है, लिखा गया है, उसी मात्रा में उस केमिकल का इस्तेमाल करें तो आप जो है वो
जो अपने उससे लागत कम और मुनाफा ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है डबलिंग फार्मर्स इनकम, आपको आय दोगुनी करनी है, लेकिन वो तभी संभव है जब आप लागत कम करेंगे। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्पीकर है मिस विनीता पंत मैम, टेरिटरी मैनेजर न्यू हॉलैंड से। तो मैम आप आइए, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो जानकारी दीजिए। इसके बाद हमारे साथ और भी कई स्पीकर्स हैं जो हम लोग कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं और आपको गौर से सुनना है और मैडम जो भी सवाल पूछेंगी आपको जवाब देना है। पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा बहुत धन्यवाद और साथ ही में ग्रीन टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आप लोग के साथ जुड़ने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म देती है जिसमें हम अपनी जानकारी आप लोग तक पहुंचाते हैं। तो मेरा नाम विनीता पंत है और मैं न्यू हॉलैंड कंपनी से हूं और आइए जानते हैं कुछ न्यू हॉलैंड के बारे में। दुनिया भर में कई फील्ड्स पर खेला, अपनी ताकत से सबके छक्के छुड़ाए, पर इस फील्ड के लिए चाहिए असली ताकत। मुश्किल खेलों को आसान बनाने की ताकत, एक जबरदस्त ऑलराउंडर की ताकत, गीली पिच पर भी जमकर खेलने की ताकत, हर फील्ड पर अपना कमाल दिखाने की ताकत, खेल को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखने की ताकत। यही असली ताकत तो चाहिए हमारे असली हीरो को। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। तो ये जो न्यू हॉलैंड कंपनी है ये एक CNH के नाम से है, ये 10 ब्रांड के साथ मिलकर के बनी है। ये सिर्फ अकेली एक कंपनी नहीं है, इसके में 10 ब्रांड हैं जो साथ मिलकर के बने हैं और यहाँ पर हमारी 42 मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टीज़ हैं। टोटल पूरे अगर ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर 49 R&D सेक्टर्स हैं। R&D सेक्टर्स का मतलब होता है जहाँ पर हमारे ट्रैक्टर की अच्छे से टेस्टिंग होती है, जो भी ट्रैक्टर की खूबियाँ होती हैं, जो कि ट्रैक्टर में कमियाँ होती हैं, उनको अच्छे से हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं और कैसे हम लोग अपने किसानों को बेहतरीन टेक्निक दे पाएँ उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं और तब हम ट्रैक्टर आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। टोटल अगर बात करें तो हम 170 मार्केट में हैं अभी तक। पूरे ग्लोब की अगर बात करें तो 170 ऐसे मार्केट हैं जहां पर हम न्यू हॉलैंड दे रहे हैं और टोटल हमारे पास अभी तक 40,000 एम्प्लॉय हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। बाकी न्यू हॉलैंड जैसे मैंने अभी आपको बताया ये सिर्फ एक ट्रैक्टर ही नहीं है, न्यू हॉलैंड 10 ब्रांड के साथ मिलकर के बना है। तो हम यहाँ पर ट्रैक्टर के अलावा भी हमारे 3 मेन सेगमेंट है जिसमें हम काम करते हैं। पहला एक सेगमेंट है एग्रीकल्चर, दूसरा कंस्ट्रक्शनल और तीसरा फाइनेंस। एग्रीकल्चर में हम ट्रैक्टर के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी बनाते हैं। इम्प्लीमेंट में अपने जो भी ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन्स लगती हैं उसको भी हम बनाते हैं। उसके साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन पे भी हम काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन पे जैसे बैको होल, बैको लोडर्स आप लोग जानते होंगे शायद, तो वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। उसके साथ ही साथ हमारी कंपनी का खुद का फाइनेंस भी है जो कि हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। न्यू हॉलैंड के अगर इंडिया में बात करें तो 3 प्लांट हैं। पहला प्लांट ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ पर हम ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा प्लांट हमारा पुणे में है, पुणे में हम अपने हार्वेस्टर्स बनाते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर हो गए, शुगर केन हार्वेस्टर हो गए और उनके साथ ही लोअर HP के जो ट्रैक्टर है जैसे 3032 हो गया, 3037 हो गया, इनका प्रोडक्शन भी हम पुणे में करते हैं। और तीसरा ब्रांच है हमारी प्रीतमपुरा। प्रीतमपुरा में हमारे कंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट्स बनते हैं जैसे बैको होल हो गया, बैको लोडर्स, इनका हम प्रीतमपुरा में बनाते हैं। आइए जानते हैं कुछ न्यू हॉलैंड की हिस्ट्री के बारे में। तो जो न्यू हॉलैंड है हमारे साथ 1969 से है और 1969 के बाद 1998 में
हमने सबसे पहला ट्रैक्टर 70 HP का ट्रैक्टर बनाया, जो कि ग्रेटर नोएडा में ही हमने बनाया और इंडिया में लॉन्च करा। सबसे पहले हम 70 HP के ट्रैक्टर से आए थे और इंडिया की मार्केट में। फिर 1971 में फोर्ड के नाम से, आप लोग जानते होंगे, फोर्ड काफ़ी किसान जानते होंगे, फोर्ड 3600 के नाम से हमारा ट्रैक्टर, पहले हम न्यू हॉलैंड फोर्ड के नाम से था। 2001 में हमने पहला अपना 3230 ट्रैक्टर बनाया, जो कि 42 HP का था। 3230 ट्रैक्टर अभी भी हमारे साथ है और अभी भी हम कुछ मार्केट में तो बहुत अच्छा चल रहा है और हम इसको अभी भी मतलब डिलीवर कर रहे हैं। 2001 में हमने अपना जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है उनकी मशीन्स बनानी शुरू करी। 2007 में हमने कंबाइन हार्वेस्टर्स बनाए। फिर 2020 में हमने 5 लाख ट्रैक्टर बेचे पूरे इंडिया में। उसके बाद आज 2023 पे हमें 25 साल हो गए थे, न्यू हॉलैंड को 25 साल हो गए हैं, जिसमें हमने 6,70,000 ट्रैक्टर की विक्रित कर चुके हैं। न्यू हॉलैंड की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर ग्लोब प्रेजेंस की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड 20 HP से लेकर 670 HP तक ग्लोब में अपने ट्रैक्टर को प्रेजेंट करता है। इतने HP तक का हम ट्रैक्टर बनाते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में हम जो HP दे रहे हैं वो 20 HP से लेकर 110 HP तक की ट्रैक्टर हम इंडिया मार्केट में हम दे रहे हैं, जिसमें अभी हमने रिसेंटली वर्क मास्टर लॉन्च किया है, जो कि ग्रेटर नोएडा में ही हमने उसको मैन्युफैक्चर करा है और यहीं पर इंडिया की मार्केट में ही हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। बाकी अगर अभी बात की जाए तो ट्रैक्टर और मशीन की हमें ज़रूरत क्यों है? ट्रैक्टर और मशीन की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि दिन पर दिन डिमांड बढ़ती जा रही है, खाने की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, और दिन पर दिन जो लेबर है, लेबर कम होती जा रही है। आजकल कोई भी लेबर काम नहीं करना चाहता है। दिन पर दिन पानी भी कम होता जा रहा है, लैंड छोटी होती जा रही है, इसलिए हमें ट्रैक्टर की और इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। और आजकल सरकार मैकेनाइजेशन की तरफ बहुत बढ़ रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चालू कर रही है, साथ ही साथ बहुत सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है ट्रैक्टर में, इम्प्लीमेंट में। तो सरकार भी इस तरफ बहुत ध्यान दे रही है मैकेनाइजेशन की तरफ। ये हमारा ग्रेटर नोएडा का प्लांट है, जहाँ पर हम 70,000 एक साल में यूनिट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी किसान को अगर आना चाहता हो तो पीछे हेल्प डेस्क है, वहाँ पर अपना आप नाम रजिस्टर करा दें, हम उनकी प्लांट विजिट अरेंज करवाएंगे यहाँ पर। अगर मैं न्यू हॉलैंड की सेगमेंट की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20 HP से लेकर के 110 HP तक की हम इंडियन मार्केट में हम बिजनेस कर रहे हैं। ये हमारा सेगमेंट है और न्यू हॉलैंड इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें 50 HP के ट्रैक्टरों में बहुत सारी वैरायटी आती है। अपना 3630 सुपर प्लस भी आता है, 3630 स्पेशल एडिशन भी आता है और 5510 भी आता है। 3600-2 भी हम 50 HP में ही डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 35 HP में 3032 है, 39 HP में 3037 है, 42 HP में 3230 है, 45 HP में हम 3230 और 4510 दोनों कर रहे हैं ऑफर। 47 HP में हम 3600 ऑफर कर रहे हैं और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 50 HP पे हम 3-4 मॉडल्स को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी 65 HP में हमारा 5620 आता है, जो कि अभी रिसेंटली CRDI इंजन के साथ है, और अभी वर्क मास्टर हमने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है। वाइडेस्ट रेंज है हमारी ग्लोबल में, 20 HP से लेकर 106 HP तक हम इंडिया मार्केट में हम बिजनेस कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी कंपनी सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, ट्रैक्टर के साथ साथ कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि हम कंबाइन हार्वेस्टर, शुगर केन हार्वेस्टर, इन सब का भी हम खुद ही बनाते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर हमारी ऐसी मशीन है जो कि 20 क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकती है, और शुगर केन हार्वेस्टर गन्ने को नीचे से काट के उनको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आपको ले जाने में भी सहायता हो। अभी जैसे सर ने बताया था, एक वीडियो में अभी चल रहा था कि पराली हम कहते हैं जलाना नहीं चाहिए। पराली जलाने से क्या होता है, एनवायरनमेंट भी प्रदूषित होता है। तो हम कहते हैं कि आप बेल बनाओ, पराली को चेंज करके स्क्वायर बेलर्स में कन्वर्ट करो, उससे आप सरकार को या फिर मार्केट में अगर बेचोगे तो हम उसको कंप्रेस्ड गैस में या फिर बायोमास में उसको चेंज करके
जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल है और इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। ये कुछ ऑफरिंग है जो न्यू हॉलैंड प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले FPT इंजन, हमारा खुद का इंजन है। दूसरा पैडी सील, हम इसी को प्रोवाइड कराते हैं। लिफ्टोमैटिक हो गया, HP हाइड्रोलिक्स हो गया, एफ्ट्रा PTO, 7 प्रकार के PTO हम देते हैं। शिंक्रो सटल देते हैं, स्पीड टेक देते हैं और ऑयल इमर्स्ड ब्रेक देते हैं। ट्रैक्टर सिर्फ खेती के लिए नहीं, कमर्शियल एप्लीकेशन पे भी यूज़ होता है, तो न्यू हॉलैंड उसको भी प्रोवाइड कराता है। जैसे आपके लोडर हो गए, डोज़र हो गए, इन सब में भी ट्रैक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं, तो न्यू हॉलैंड इसको भी प्रोवाइड कराता है किसानों को अपने। और कंप्लीट फार्म मैकेनाइजेशन के साथ न्यू हॉलैंड आपके साथ है। ये हमारे 5 लाख हैप्पी कस्टमर्स हैं जो कि न्यू हॉलैंड से बहुत संतुष्ट हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम फाइनेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे CNH कैपिटल के नाम से फाइनेंस कंपनी है जो कि फाइनेंस भी प्रोवाइड कराती है, जिसमें हम अपने कस्टमर को अपने हिसाब से स्कीम और लाभ प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अभी हम 2 लाख पे 0% स्कीम को दे रहे हैं और 3 लाख पे 5% ब्याज के साथ है। ये हम स्कीम प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। इसी के साथ मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग में से किसी को भी अगर हमारा प्लांट की विज़िट करनी है तो अपना नाम पीछे नोट कराएं, हम उनको प्लांट विज़िट अरेंज करवाएंगे और आप लोग को हम वहाँ पर अपने प्लांट में आप लोग को हम जो चीज़ हैं वो प्रॉपर दिखाएंगे भी। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैम ने न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के बारे में बताया, तो सबसे पहले अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं और भी, तो टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं न्यू हॉलैंड का, जो है 1800-419-0124, 1800-419-0124। और अभी जो मैडम ने बताया है उसे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगी, आपको हाथ खड़ा करना है, माइक आपके पास आएगा। न्यू हॉलैंड के कितने प्लांट हैं इंडिया में? 3 प्लांट। आ जाइए। हमारे कार्यक्रम के नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं और हम बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर को, जो हैं आप लोगों के ही बीच से मिस्टर आशीष सेमवाल सर, रीजनल मार्केटिंग मैनेजर लखनऊ। और ये आपको बताने वाले हैं इफ़को MC के क्या क्या सॉल्यूशन है यहाँ के किसानों के लिए, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो गौर से सुनिएगा सर, प्लीज़ आ जाइए। आज सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में। मैं अपनी टीम की तरफ से, इफ़को की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ यहाँ पे गन्ना शोध संस्थान शाहजहाँपुर से आए हमारे एक्स साइंटिस्ट साहब, उन्होंने बहुत अच्छा गन्ने के बारे में आपको जानकारी दी। मैडम ने हॉलैंड ट्रैक्टर के बारे में आपको जानकारी दी। सभी लोग कहीं ना कहीं खेती से जुड़ी हुई बातों पे बात कर रहे हैं और एक अच्छा समय है, हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे सब तरह की जानकारी ले रहे हैं। इसके लिए मैं पहले तो ग्रीन टीवी का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा मंच दिया है किसानों को कि जो नई नई तकनीक खेती में होती हैं, जो नए नए उपकरण खेती में आते हैं, उनको किसानों को अवेयर कराना, किसानों को उसकी जानकारी देना। देखिए, खेती तो हम करते आए हैं, कई वर्षों से करते आए हैं। हम आपको खेती के बारे में नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन जो समय समय पे चेंज होता है उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या उसके उपाय हो सकते हैं, उस पर हम जरूर डिस्कशन आपसे करेंगे। भारत के सभी किसानों के हित में वर्षों से इफ़को फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु फर्टिलाइजर्स देती रही है। अब फसल सुरक्षा के लिए इफ़को जापान की प्रसिद्ध कंपनी मित्सुबिशी कॉरपोरेशन से मिलकर इफ़को MC के नाम से किसानों को सही गुणवत्ता एवं सही दाम में कीटनाशक देने के उद्देश्य से आपके बीच आई है। इन सुंडियों ने तो फसल का सत्यानाश ही कर दिया भाई। अच्छी फसल का सपना तो अब सपना ही रह गया। भाई धुलीचंद, तुम्हारी फसल तो बड़ी शानदार हुई। ऐसा क्या जादू चलाया तुमने अपनी फसलों पर? अरे हेतराम, इस सुंडी का नियंत्रण बड़ा ही आसान है। इगाव से, जो फसलों को पूरी सुरक्षा देता है। इगाव? ये इगाव क्या है? वो कैसे इन जिद्दी सुंडियों पर लगाम लगाएगा? भाई, इसके बारे में ज्यादा तो इफ़को MC एक्सपर्ट ही बताएंगे। हेतराम जी, ये देखिए, जब आपकी फसल को सुंडियां नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, तब उनके नियंत्रण के लिए सबसे सही है
इफ्को एमसी का इगाओ एक नई श्रेणी का कीटनाशक जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवरमेक्टिन से बनाया जाता है। जब ये खाने के रूप में सुंडियों के पेट में जाता है तो तुरंत असर दिखाता है और सुंडियां पत्ते खाना बंद कर देती हैं। धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और सुंडियों को लकवा मार जाता है। इस तरह ये सुंडियां काली पड़कर 2-4 दिन में मर जाती हैं। और हाँ, एक बात और, इगाओ हर प्रकार की सुंडियों का सभी अवस्थाओं में नियंत्रण करता है। एक्सपर्ट साहब, इसके छिड़काव और सावधानियों के बारे में भी तो कुछ बताइए। सुंडियों पर नियंत्रण के लिए 1 एकड़ खेत में 80 से 100 ग्राम इगाओ का छिड़काव करें। क्या आपको पता है कि इगाओ की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये मित्र कीटों पर बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। वह हमारे और पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि छिड़काव करने से पहले इसके साथ दिए गए लेबल व पत्रिका को अवश्य पढ़ें। सभी कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सेफ्टी किट, सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि मास्क, एप्रन और ग्लव्स पहनकर ही करें। छिड़काव में सावधानी रखें और इस्तेमाल करने के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें। और एक खास बात जो बताना मैं भूल ही गया, वो है इफ्को एमसी का पूरे देश में सही दवा सही दाम का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हर उत्पाद बेहतर गुणवत्ता में एक निश्चित दाम में उपलब्ध होता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही दाम के साथ साथ इफ्को एमसी उत्पाद की खरीद पर मुफ्त दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है। पर ये इगाओ मिलेगा कहाँ से? हेतराम भाई, इफ्को एमसी के सभी उत्पाद इफ्को कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर सर्विस सेंटर्स, IFFDC से प्राप्त कर सकते हैं। इन उत्पादों को आप www.ifcobazaar.in से भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मंगा सकते हैं। हर तरीके से अति उत्तम है इफ्को एमसी। इगाओ, सुंडियों का संहार, फसलों और पर्यावरण से प्यार। इफ्को और एमसी दो नाम यहाँ पे एक साथ आए हैं। इफ्को आपको पता ही है, इफ्को का खाद, इफ्को का DAP आप लोग अपनी खेती में प्रयोग करते हुए आए हैं। साथ में आप लोगों को आवश्यकता होती थी, हमें अच्छे बीज की आवश्यकता मिले तो हमने IFFDC के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया। दूसरा, आपको समय समय पे कृषि रसायनों की आवश्यकता होती है, हमने आपको कृषि रसायन उपलब्ध कराया। तो कृषि रसायन उपलब्ध कराने में हमारे साथ चैलेंज था, इफ्को तो खाद बनाने वाली कंपनी है, वो कृषि रसायन कहाँ से देगी। इफ्को ने क्या किया, जापान की एक पॉपुलर कंपनी जो मित्सुबिशी कॉरपोरेशन है उसके साथ कोलैबोरेशन किया और अगस्त 2015 से कृषि रसायन देना शुरू कर दिया। तो इफ्को और इफ्को एमसी दो नाम आपको जो सुनाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इफ्को की एक सहयोगी संस्था है, इफ्को एमसी क्रॉप साइंस। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे, शिव कुमार जी ने जो हमें बताया था कि हमारे यहाँ पे टमाटर की खेती अभी हो रही है, मेंथा की खेती हो रही है, साथ में जो बेल वाली फसलें हैं उनकी खेती हो रही है। तो सब चीज़ के बारे में हम डिटेल में नहीं बता पाएंगे, आपके जो सवाल हैं उनको ज़रूर सुनेंगे। लेकिन टमाटर की खेती में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या कीट बीमारी उस खेती को प्रभावित करती है, तो उसके बारे में हम आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें 3 मुख्य चैलेंज आते हैं हमारी फसल में। पहला तो कीट का, दूसरा बीमारी का और तीसरा खरपतवार का। ये हर फसल में ये 3 समस्याएं हमारे सामने आती हैं। जरूर आजकल सब लोग जैविक खेती के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हमारे इससे पूर्व वक्ता जी ने भी कहा, लेकिन अभी बहुत सारे साधन हमारे पास नहीं कि हम जैविक प्रयोग करके अपनी खेती को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें उसका उत्पादन में भी ध्यान रखना चाहिए। कृषि रसायन के लिए मैं आपको एक मूल मंत्र दूंगा, आप हमेशा ध्यान रखना, सही समय, सही दवा, सही मात्रा और सही तरीका। अगर कृषि रसायन के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी खेती पे कोई दुष्परिणाम नहीं है। दुष्परिणाम कब होते हैं, जब हम अत्यधिक उसकी मात्रा प्रयोग करते हैं, उसके समय के बाद ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एक लाल निशान वाले कीटनाशी आते हैं, उनका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी फसल को, हमारी मिट्टी को और हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं निश्चित रूप से। लेकिन अगर हमने सही समय पे सही मात्रा और सही तरीका
और सही दवा का प्रयोग किया तो हमारी खेती में रिजल्ट भी आते हैं, उसके परिणाम भी आते हैं और हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने बैलेंस रूप में सब चीज़ का प्रयोग अपनी खेती में कर रहे हैं तो कोई भी कृषि रसायन हमारी खेती के लिए हानिकारक नहीं है। आप देखते होंगे खाद के समय में हम खाद की अत्यधिक मात्रा प्रयोग करते हैं, ऊपर से भी DAP का प्रयोग करते हैं, NPK का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी फसल को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। आप भी जानते हैं इस बात को। तो इसको कैसे करना है वो हम आपको इस मीटिंग के माध्यम से बताएंगे। पहले तो मैंने 3 कैटेगरी कर दी है, यानी 3 वर्गों में बांटा है। एक तो कीट की समस्या फसल में आती है नहीं आती है? गधैला की समस्या आती है, रस चूसक कीट की समस्या आती है, तो उनको सबको कीट में रख लिया है। दूसरा आती है बीमारी की समस्या, पत्ता पीला पड़ गया जी, पत्ता सूख गया, पत्ता मुड़ गया या चूरमा सा बन रहा पत्ते का, तो बीमारी भी आती है। और तीसरा आता है खरपतवार, यानी जो हमारी फसल में बिना बुलाए हुए मेहमान जो होते हैं उस तरह से फसल में आते हैं और हमारी फसल को नुकसान करते हैं। तो अगर मैं टमाटर की बात करूं तो टमाटर में जो सबसे मुख्य कीट हमारी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है फ्रूट बोरर, यानी फल छेदक। टमाटर तैयार हो जाता है और उसमें छेद कर देता है, होता नहीं होता है, तो हमारी फलत उससे खराब हो जाती है। उसके अलावा होता है लीफ माइनर, एक आता है, आप देखते होंगे गर्मी वाली जो भी फसल होती है पत्ती के ऊपर सुरंग सी बन जाती है, सफ़ेद देखते होंगे धारी सी बन जाती है, होता नहीं होता है, तो उसकी भी समस्या आती है। वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी जो रस चूसक कीट होता है और हमारी फसल से रस चूस के आप देखते होंगे कि पत्ते कई बार से कुड़ जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, उसकी भी समस्या आती है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पत्तों को कुतरते हैं, और एक बहुत स्पेशल कीट होता है जिसको आप लोग देख नहीं पाते हैं, मकड़ी। आप देखते होंगे गर्मी वाली फसल में मकड़ी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, पत्ती के निचली सतह पे होती है, लाल रंग की मकड़ी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है टमाटर में। हम इसका कंट्रोल ढूंढ नहीं पाते, हम जनरली क्या करते हैं यहाँ पे कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी कीटनाशी मकड़ी को कंट्रोल नहीं करती। किसी ने देखी मकड़ी आज तक खेत में? हाथ खड़े करके बता सकते हैं। इसमें जो मकड़ी होती है बिल्कुल महीन होती है और हमारी पत्तियों के निचली स्तर का रस चूस लेती है और ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर सा जम जाता है। एक मकड़ी होती है जो जाला बनाती है, वो कभी नुकसान नहीं करती है, नुकसान करती है जो मैं भी आगे फोटो भी आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आपका आएगा। बीमारी में देखते होंगे नर्सरी में पौधा जो है मरने लगता है, अगेती जुलसा, पछेती जुलसा, तमाम तरह की बीमारी आती है। और खरपतवार में देखते होंगे कई बार ग्रासी वीड्स, अगर मैं बात करूं तो सावा उगाता बीच में, या फिर चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार उगता है। तो ये सारी समस्याएं हमारे टमाटर की फसल में है और इसके लिए हमने सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो उत्पाद है रियूसी, बहुत ही अच्छा उत्पाद है। अगर आपके खेत में ग्रासी वीड्स यानी सावा कुल के खरपतवार उगे हैं, पतली पत्ती के खरपतवार उगे हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं 40 से 50 ml पर टंकी के हिसाब से। ये उत्पाद आपके शिव कुमार जी के यहाँ पे सब मिल जाएंगे। उसके बाद में कीट की अगर बात करूँ तो सफ़ेद मक्खी की फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। जो दूसरी पत्ती है, आप देखो ऊपर से नंबर की दूसरी पत्ती है, उसकी निचली सतह पे सफ़ेद पाउडर सा जम गया है। और इसका जो नुकसान करने का होता है, ये शुरुआती अवस्था में हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। जब उसका शुरू का 5 स्टेज इसकी होती है सफ़ेद मक्खी की, मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, गर्मी में सबसे ज़्यादा यही नुकसान करती है। सफ़ेद मक्खी के 5 स्थिति होती है, 5 स्टेज होते हैं। जो पहले और दूसरे वाली स्थिति होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हम कंट्रोल करते हैं जब सफ़ेद मच्छर उड़ने लग जाता है तब दवाई डालते हैं, लेकिन अगर आप 5 बजे सुबह खेत में जाओ तो पत्ती के निचली सतह पे पानी की बूंदें सी टपकी रहती है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान इस फसल को करती है। तो सफ़ेद मक्खी की फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको देखना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम आती है। हम जनरली ये वाली स्टेज अपनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब मक्खी बहुत बड़ी हो जाती है, उड़ने लगती है, इस टाइम हम ज़्यादा स्प्रे करते हैं, तब दवाई काम भी नहीं करती है और हम कहते हैं सब दवाई नकली है।
ये बहुत लेट वाला स्टेज है। आपको प्रयोग कब करना है? जब शुरुआती अवस्था में पत्ती के निचली सतह पे पानी की बूंदें जैसे दिखे सुबह 5 बजे, उस टाइम खेत में सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने की दवाई का प्रयोग कर लेना चाहिए। फलों पे नुकसान इस तरह से हो जाते हैं, फल ऐंठ जाते हैं, कड़कपन फलों में आ जाता है, ये सब सफ़ेद मक्खी की लक्षण है। इसको कैसे नियंत्रण करें? इसमें 2 उत्पाद हैं, एक तो कैताकू के नाम से है और दूसरा जो है सोकू के नाम से है। 2 उत्पाद आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए सोकू 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से या फिर कैताकू 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। दूसरा जो कीड़ा आता है जो फली छेदक, जो आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा नुकसान फलों पे छेद करने के बाद करता है, तो ये वाला कीड़ा है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं या अमेरिकन सुंडी कहते हैं। ये वाला कीड़ा आप देख रहे हैं, इसकी स्टेज देखो आप नीचे से ऊपर तक। हम जनरली जब कीड़ा ये ऊपर वाली स्टेज का हो जाता है, यानी अंगूठे की साइज का मोटा होता है, तब हम स्प्रे के लिए दौड़ते हैं। नहीं साहब स्प्रे करूं, डबल डोज डालते हैं, 2-3 बार स्प्रे करना पड़ता है, लेकिन कीड़ा नहीं मरता है। तो इसकी सही स्टेज है जो शुरू वाली अवस्था है, यानी बिल्कुल जो महीन सा जब आपको दिखता है हरे कलर का, उस टाइम हमें प्रयोग करना चाहिए। और खेतों में जब इस तरह का मच्छर दिखने लग जाए, जो तितली जिसको आप लोग कहते हैं, शाम के टाइम खेत में जाते हैं तो खूब उल्टे दिखते मिलती है, तो ये वाली कीट अगर आपको दिखने लग जाए, ये इसकी अंतिम अवस्था होती है। तो ये मान लो कि आने वाले 10-15 दिन में खेत में बहुत तकड़े से फली छेदक का आक्रमण आने वाला है। तो आप ए स्टेज के माध्यम से आप पहचान कर सकते हैं। इस टाइप के इसके लक्षण दिखते हैं। पत्ती के निचली सतह पे देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे 100-150 बैठे रहते हैं एक साथ। सफ़ेद रुई के जैसा उसका गोला होता है, गोले को अगर आप हटाओगे तो छोटे छोटे दिखते हैं। और बड़ी वाली स्टेज इसकी ये है, जनरली हम इस वाली स्टेज में स्प्रे करते हैं, जो ये नीचे मोटा सा गधैला जिसका आपने नाम रखा है, इस स्टेज में आप स्प्रे करते हैं। तो हमारी जो सही अवस्था होनी चाहिए, जब सबसे पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 अवस्था सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और इसी टाइम हमें स्प्रे करना चाहिए। आप देखो ये फल के अंदर कैसे घुस रहा है और पत्ती के ऊपर नंबर असंख्य है। इसको आर्मी वर्म भी कहते हैं, सैनिक कीट भी कहते हैं, क्योंकि एक साथ ये 100-150 एक पौधे के ऊपर चिपक के नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरा इसका एक आता है सेमी लूपर, देखते होंगे जो कर्व बन के ऊपर से चलता है, ऐसे मुड़ मुड़ के चलता है पत्तों के ऊपर, ऐसे ऐसे करके। ये कीट भी हमारे नुकसान पहुंचाता है। इसका एडल्ट का फोटो भी आपके सामने है। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा उत्पाद है इगाओ। कितने लोगों ने इसका प्रयोग किया? इगाओ। यहाँ पे जो मेंथा की फसल है, जो गर्मी वाली फसल है, इसमें हाँ आप लोगों ने किया है। जो भी जहाँ भी कैटरपिलर की समस्या आती है, गधैला की समस्या आती है, तो उसके लिए इगाओ सबसे अच्छा उत्पाद है। 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें एक नया उत्पाद भी हमने तकीबी दिया था, अभी वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बट आप इगाओ से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अवस्था देख लेना, मैंने फोटो के माध्यम से देख लिया, पीछे भी दिख रहा होगा फोटो। जो सबसे नीचे पहली अवस्था है, उसी टाइम हमें दवाई का स्प्रे करना चाहिए। अंगूठे का साइज यदि गधैला हो गया तो फिर उसको न वो ज़्यादा नुकसान करता, वो पड़ा रहता केवल, और वो हम उसी टाइम दवाई का स्प्रे करते हैं, डबल डोज डालते हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा लगाते हैं कि भाई कैसे करके मर जाए, लेकिन वो मरता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, उसको ये सोचते हैं कि भाई हम तेरे से बदला लेने वाली बात आ जाती है, तूने मेरा नुकसान किया, हम आपका बदला ले रहे हैं। तो ये बदला नहीं लेना, हमें कीट को कंट्रोल करना है। एक कीट रस चूसक जिसमें सफ़ेद मच्छर सबसे ज़्यादा परेशान करता है, उसके बारे में मैंने बताया। सोकू 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, आपका रस चूसक कीट कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा मैंने जो इल्ली की बात की, जिसको आप गधैला बोलते हैं, उसके लिए मैंने बात की कि उसकी अवस्था जो प्राथमिक अवस्था है, उसी टाइम हमें इगाओ का प्रयोग करना चाहिए 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तीसरा जो कीट इसमें मुख्य है वो है माइट, यानी जिसको हम मकड़ी बोलते हैं। अब ये मकड़ी बहुत कम लोगों को खेत में दिखती होगी, आप देखते होंगे इस तरह से लाल कलर की छोटी निन्नी होती है, बहुत छोटी होती है। नंगी आंख से तो बहुत कम लोग देख पाते हैं, नहीं तो उसको लेंस से देखना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो पत्ती की निचली सतह पे इस टाइप के छोटे छोटे कई जीव बैठे होते हैं। ये उसका रस चूस लेते हैं और पत्ते का ऊपर ऐसा लगता है जैसे पाउडर डाल दिया होगा। ये आपकी जितनी भी गर्मी के मौसम की फसल है, सब में ये मकड़ी का अटैक खूब आता है। और कई बार हम बाजार में दवाई लेने जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता मकड़ी की वजह से है या बीमारी हो गई है। हम इसमें फफूंदनाशी का प्रयोग करते हैं।
तो इसके लिए हमारे पास जो उत्पाद है इस टाइप का, देखो बहुत ज़्यादा ये फल के ऊपर भी जब हो जाता है तो फल चारों तरफ घेर लेते हैं उससे। आप देखते होंगे फल का भी फोटो दिख रहा है, पत्ता इस तरह से दिखने लग जाता है ऊपर से, समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम हो गई। उल्टा करके देखोगे तो बहुत निन्नी कलर की असंख्य मकड़ी आपको दिखने को लगती हैं। ये इसके फोटोग्राफ्स हैं, आप फोटोग्राफ से यहाँ पे थोड़ा जूम करके हमने दिखाया है ताकि आप देख लें। और इसके पत्ती के ऊपर एक सफ़ेद सीमेंट की लेयर सी लग जाती है निचली सतह पे। मकड़ी की समस्या आती तो इसके लिए एक ही उत्पाद होता है, मकड़ी नाशक, और इफ्को के पास वो मैनीची के नाम से है। इसका आप प्रयोग करेंगे 300 से 400 ml पर एकड़, और इसका रिपीट स्प्रे जरूर करें। अच्छे परिणाम लेने के लिए मकड़ी नाशक को दोबारा स्प्रे करना आवश्यक होता है। एक बार में कभी भी मकड़ी कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि मकड़ी की स्किन इतनी स्ट्रांग होती है, उसके अंडे जो होते हैं वो सीमेंट के लेयर जैसे होते हैं, दवाई उसमें घुस ही नहीं पाती है। एक हफ्ते बाद फिर फूट के निकलते हैं, फिर नुकसान शुरू। आप कहते हैं सब दवाई काम नहीं कर रही है, या अभी एक हफ्ते पहले स्प्रे किया दोबारा शुरू हो गया है। तो इसके लिए मैनीची है, इसका एक हफ्ते बाद आप रिपीट स्प्रे करेंगे। एक ये थ्रिप्स की समस्या बहुत आती है। अभी एक दो फोटो मेरे पास सुबह आए थे, पत्ता जब छोटा पेड़ होता है पत्ता एकदम से टूट जाता है ऊपर की तरफ से, उसका माथा बन जाता है, और देखते हैं तो पीले कलर का चावल के दाने की साइज का उसमें कीड़ा दिखता है, उसको हम थ्रिप्स बोलते हैं। इसका जब ज़्यादा होता है तो फल को भी खराब करता है, फल पे सीमेंट जैसे लेयर बन जाती है। इसकी भी समस्या खूब आती है इस समय गर्मी के मौसम में, और इसको नियंत्रण करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा उत्पाद है, सिंजेन प्लस 1.5 ml पर एकड़ पर लीटर पानी के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तायो। ये तो हुई कीट की बात। मैं गिनती करके बता देता हूँ जो मुख्य कीट है। सबसे पहले रस चूसक में आता है सफ़ेद मक्खी, जो ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। उसके बाद मैंने बताया आपको इल्ली, यानी जो सुंडी की समस्या ज़्यादा आती है। फिर मैंने मकड़ी के बारे में आपको बताया। और अब जो यहाँ पे अगली जो समस्या हमारी खेतों में देखने को आती है वो है बीमारियाँ। और बीमारी में सबसे ज़्यादा अगेती झुलसा और पछेती झुलसा की समस्या आती है। आप देख सकते हैं इसमें कैसे आपको फोटोग्राफ्स दिखेंगे। अगेती झुलसा में पत्ती के बीच से गोल गोल रिंग बनने लगते हैं बाहर की तरफ को, ऐसे जैसे मकड़ी का जाला होता है, पत्ती के ऊपर ऐसे बनने लगता है। तो समझ जाना अगेती झुलसा की समस्या आ गई है। और ये जब रिंग ज़्यादा होता है तो जहाँ पे टमाटर जुड़ा होता है वहाँ से टूटने भी लगता है, उसके चारों तरफ भी आता है। तो ये समस्या टमाटर में सबसे मुख्य है। इसमें हमारे पास दो उत्पाद है, एनिकी यानी जो हमारा प्रोपिनिब है, इसको आप 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सुकोया का। लेट ब्लाइट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप देखते होंगे जनरली ये आलू में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी मौसम में अगर चेंज मिलता है तो ये हमें टमाटर के इस मौसम में भी देखने को मिलेगा। इसके लिए सबसे अच्छा उत्पाद हमारे पास ये लक्षण है उसके, आप देख सकते हैं। पछेती झुलसा जब आता है तो पूरे तने को भी गला लेता है, और एक दिन में पूरा खेत भी खत्म हो जाता है जब तेजी से आता है। आप देखते होंगे आलू में अच्छी तरह से देख सकते हैं आप। इसके लिए सोडाट्सु हमारे पास उत्पाद है, 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक हमने नया उत्पाद इसमें दिया है किजूना के नाम से, किजूना डाइमिथोमार्फ है। आप देखते होंगे मार्केट में बहुत कम लोगों पे ये उत्पाद है, और मैं सोचता हूँ तीसरी या चौथी कंपनी इफ्को है जिसका ये उत्पाद मार्केट में पछेती झुलसा के लिए अच्छा साबित हुआ है। क्योंकि आप देखते होंगे कि आलू में जब पछेती झुलसा आते तो मार्केट के कोई भी उत्पाद काम नहीं करते हैं, उस पर सिर्फ किजूना ही काम कर सकता है। क्योंकि इस टेक्निकल की एक खासियत है, केवल पछेती झुलसा को ही रोकने का काम करता है, चाहे वो टमाटर है, आलू है, या ग्रेप्स यानी आपके अंगूर, सभी फसलों में इसकी खासियत ये है। और आप देख सकते होंगे इसके बारे में भी हमने बताया है कि ये दोनों तरह से काम करता है पौधे के ऊपर, और इसकी मात्रा जो है कम से कम 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा टमाटर के खेत में, यदि पछेती झुलसा की समस्या ज़्यादा आ रही है तो। अगर शुरुआती अवस्था है तो उसमें सोडात्सु का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एंथ्राकनोज में क्या होता है, चित्ती बन जाती है टमाटर के ऊपर या पत्तों के ऊपर, देखते होंगे चित्तीदार इस टाइप के चित्ते बन जाते हैं, तो उसके लिए सुकोया का आप प्रयोग कर सकते हैं। एक विल्ट की समस्या बहुत आती है। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है फसल। जिन खेतों में कंटिन्यू हम इस फैमिली की फसलें लगाते हैं तो वहाँ पे जब टमाटर शुरू में रहता है 20-25 दिन का, बीच बीच से पौधा मुरझा जाता है, होता नहीं होता समस्या, उसमें विल्ट की समस्या बहुत तेज़ी से आती है। इसीलिए ये समस्या आप देखोगे बीज से फाड़ के सूख जाता है, या पानी लगाते हैं तो पूरे खेत में फैल जाता है।
तो इसको नियंत्रण करने के लिए मोयासी बहुत अच्छा उत्पाद है, थायोफिनेट मिथाइल। इसको आप ड्रेंचिंग के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। और जब इसका प्रयोग करेंगे तो आपके जहाँ बीमारी आनी शुरू हुई है वहीं पे रुक जाएगी, आगे फैलेगी नहीं। ड्रेंचिंग में का मतलब ये होता है कि नलकी को ढीला करके नाली से नाली आप फसल को पिला सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का है, फल सड़ने लग जाता है, बदबू मारता है बहुत तेजी से। इसको भी पीथियम की उसमें रख सकते हैं। रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है, जड़ काली हो जाती है, या फिर आप देखते होंगे डंपिंग ऑफ, नर्सरी लगाते हैं और पेड़ ऊपर से नीचे गलना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें टमाटर की बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। अब मैं जो नाम ले रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ, इनके अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, जड़ संबंधी जो भी बीमारी है उसके लिए मोयासी बहुत अच्छा उत्पाद है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। इसको बीज उपचार भी कर सकते हैं, इसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तीनों तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा तीनों में अलग अलग रहेगी। अगर मैं ड्रेंचिंग की बात करूं तो उसमें मात्रा हमारी 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। पानी की मात्रा कम से कम 300 से 400 लीटर। और यदि मैं स्प्रे की बात कर रहा हूं तो 250 से 300 ग्राम पर एकड़ स्प्रे के माध्यम से मोयासी का प्रयोग कर सकते हैं, जड़ संबंधी जो भी बीमारी आती है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये मोजेक वायरस आप देखते होंगे गर्मी में भिंडी की फसल में, टमाटर में, कई बार जो हम बेल वाली फसलें लगाते हैं उसमें सब में ये वायरस प्रॉब्लम करता है। और इसका मैं आपको बता दूं, आज तक वायरस का कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, बस इसको फैलने से रोकने के लिए दवाइयाँ बनी है। क्योंकि इसको जो फैलाने का काम करता है वो सफ़ेद मक्खी करती है। सफ़ेद मक्खी अगर यहाँ रस चूस के स्वस्थ फसल में जाती है तो वहाँ भी फैल जाता है वायरस। अब देखा होगा कोरोना आया था, सबने क्या किया, कोई दवाई थोड़ी बनी थी, मास्क पहने थे, डिस्टेंस बनाई थी कि वह दूसरे में ना फैले। तो फसल में भी अगर वायरस की समस्या है, दूसरे में ना फैले, इसके लिए हमारे पास रस चूसक कीट को हमें नियंत्रण करना है। क्योंकि टीएमवी की जब समस्या आती है तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से टमाटर का फल ऐसे भी देखने को मिलता है जो सबसे ऊपर है, आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। और इस टाइप से भी बेल पूरी की पूरी हमारी खराब हो जाती है। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए केवल हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। कुछ वैरायटी ऐसी हैं कि जो अभी वायरस से रहित आ रही है, उनका हमें अपने खेती में प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो है कि हमें इसको उपचारित करके भी बोना चाहिए। तीसरा जो है कि हमें इसको बार बार उस खेत में नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे हम एक ही वैरायटी, एक ही बार एक ही फैमिली की फसल ले रहे हैं। हमें यानी फसल चक्र को अपनाना चाहिए इससे बचने के लिए। और रस चूसक कीट को नियंत्रण करने के लिए 2 उत्पाद मैंने आपको बताए थे, वही इसमें प्रयोग करना है ताकि हमारे स्वस्थ फसल में जाके नुकसान ना हो। ये इसका मैनेजमेंट है। केवल कुछ समस्या ऐसी आती है जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से आती है और हम समझते नहीं और अंधाधुंध कीटनाशी और फफूंदनाशी का प्रयोग करते हैं। तो पत्तियों का अगर ये स्थिति दिखती है तो नाइट्रोजन की कमी से है, फास्फोरस की है, पोटास की है, सल्फर है, ये कमियां भी दर्शाती कई बार हमारी फसल में यदि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आपको पता ही है जनरली हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये 3 चीज़ तो डालते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है हमारी फसल में, जिसकी कमी की वजह से इस तरह के लक्षण हमें दिखने को मिलते हैं। ये सब फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब लास्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि टमाटर की फसल में जितनी भी हमने बातें की आपसे, एक ही बारी में इतना आपके समझ में नहीं आएगा। मैं अपना नंबर भी आपको दे दूंगा और जितने भी इफ़को के उत्पाद हैं वो यहाँ पे जो नवज्योति फार्मर प्रोड्यूसर है, इनके माध्यम से इफ़को के सारे उत्पाद आपको मिलते हैं। कुछ खासियत इफ़को के उत्पादों में है जो आप नोट कर सकते हो। एक तो प्रिंट रेट पे ही हम उसको किसानों तक पहुँचाते हैं। दूसरा, हमारे पास नए नए उत्पाद हैं क्योंकि हमारा जापानीज कोलैबोरेशन है, तो इसके माध्यम से हमें नए नए उत्पाद मिलते रहते हैं। समय समय पे ट्रेनिंग के माध्यम से हम किसानों को भी अवेयर करते हैं। और एक जो हमारा मूल मंत्र है, सही दवा सही दाम, और एक किसान सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा उसमें जो जुड़ा है किसान सुरक्षा बीमा योजना, जो ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। इफ़को केवल एक ऐसी संस्था है जो किसानों को उत्पादों के साथ साथ निःशुल्क दुर्घटना बीमा का भी लाभ देती है। आप देखते होंगे खाद के बोरे पे भी लिखा रहता है इफ़को का खाद तो खाद बीमा साथ। आप लोग कई टाइम से देखते आए होंगे। अभी कृषि रसायनों के साथ बीमा हाथों हाथ, हमने एक नया स्लोगन दिया है और पिछले 10 सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं कि जो भी किसान भाई हमारे इफ़को के उत्पाद खरीदते हैं
और किसी कारणवश उनकी कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो आपके नॉमिनी को 1 लाख रुपए तक का हम धनराशि देते हैं। उसमें शर्त यह है कि जो आप बिल लेते हैं उसको आपको संभाल के रखना है, और जब कोई घटना आस पड़ोस में हो जाती है तो जो आपके नज़दीकी डीलर है उनको दे दें, या इफ्को के जो फील्ड ऑफिसर है उनको दे दें। वो क्लेम आपको 1 महीने में आना चाहिए। तो यूमित्सु एक बहुत अच्छा उत्पाद है, आप इसको अपनी खेती में, सब्जी वाली खेती में तुड़ाई के बाद एक बार जरूर प्रयोग करें। जो फसल आपकी 1 हफ्ते बाद आनी होगी वो 1 हफ्ते पहले ही कर लेता है, लेकिन इसका सही समय है जो वेजिटेटिव वानस्पतिक वृद्धि जब फसल की हो रही हो, पहला स्प्रे उस पर कर ले और एक 15 दिन बाद कर ले, और फिर जब भी तुड़ाई हो उसके बाद एक स्प्रे कर ले, तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ये इसके फोटोग्राफ्स हैं, आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं जड़ों का विकास किस तरह से हो रखा है। ये धान की नर्सरी है, हमने दोनों को लगाया। जो उपचारित है उसमें जड़ें बहुत बड़ी है, जो उपचारित नहीं है उसमें छोटी छोटी जड़ें हैं। साथ में गेहूं का जो गमले में हमारा फोटोग्राफ्स है आप देख सकते हैं। एमिनोज एक अगला उत्पाद है, जो एमिनो एसिड आप लोग कई बार बागवानी में और कई बार सब्जियों में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी उत्पाद हमारे पास है। ससागे यानी जो सल्फर WDG फॉर्म में है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। इसका प्रयोग आप देखते होंगे कि हम आलू में पाले से बचने के लिए भी करते हैं, और अभी स्प्रे भी कर सकते हैं। बस इसमें एक ध्यान रखना, जब टेम्परेचर ज्यादा होती है तो इसकी डोज लिमिट में आप प्रयोग करें। थैंक्स, मेरी तरफ से यही था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि हमारा जो है वो परंपरा चलता आ रहा है कि जो भी सर ने बताया है उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, और आपको हाथ खड़ा करना है, आपके पास माइक आएगा। जिन्होंने जवाब दे दिया है, हमें पता है कि आप लोग गौर से सुन रहे हैं, तो वो ना उठाए, बाकी लोगों को भी मौका दे प्लीज। जो गधेला की समस्या आती है, जिसको इल्ली बोलते हैं, उसको नियंत्रण के लिए कौन सा उत्पाद इफ्को का है? अंजनी कुमार कपेरा मदारपुर। जवाब ये गाँव सही है। आ जाइए सर। तो मैं सर से निवेदन करना चाहूंगी कि जो कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जो है वो हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से जो चलाई जा रही है। सर प्लीज स्टेज पे आ जाइए। आज इस किसान चौपाल में उपस्थित सभी किसान बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में दूर दूर से प्रतिभाग किया है। कृषि विभाग द्वारा जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से बतलाएंगे। पहला यह है कि किसान पारदर्शी योजना है, जिसमें सबसे पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिससे कृषि विभाग का कोई भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप पंजीकरण के बाद ही लाभ ले सकते हैं। पहले आओ और पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर। तो सबसे पहले आपको किसान पारदर्शी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए आपको खतौनी, आपका बैंक का पासबुक और आधार कार्ड ये लेकर आप किसी जन सेवा केंद्र से भी करा सकते हैं, और उसका वेरिफिकेशन विभाग से होकर आपको पंजीकरण नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले जरूरत है कि आपको इस योजना में पंजीकरण कराएं। दूसरी, कृषि विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको वर्ष भर में 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये दिया जाता है। वर्तमान में अभी सरकार के द्वारा 24 फरवरी को 19वीं किस्त रिलीज हुई है, और इसमें इसको पाने के लिए अभी 3 कंडीशन अनिवार्य रूप से हैं। पहला यह है कि लैंड का सीडिंग होना चाहिए। दूसरी जो उसके लिए कंडीशन है कि आधार सीडिंग होनी चाहिए, और तीसरा EKYC होना चाहिए। तो इस तरह के इस जनपद में अभी तक 2,09,400 किसान हैं कि जो इस सभी पात्रता को पूरी करते हैं, और इतने लोग लाभ पा रहे हैं। जिनका लैंड सीडिंग नहीं हुआ है, चाहे आधार सीडिंग नहीं हुआ है, इसके कारण किस्त रुक गई हो तो वो अपना जल्द से जल्द इसका करा लें। जितनी भी किस्तें रुकी होंगी आपको ये लाभ मिल जाएगा। सरकार इसमें ये भी करने जा रही है कि फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक के माध्यम से
करा रही है और इस समय वर्तमान में जनपद में चल रहा है। इसमें यह है कि गवर्नमेंट राजस्व विभाग द्वारा जो भी आपके जमीन का है मैप, वो जियो रेफरेंस मैप कर लिया है। वो मैप आपके सारे जनपद के घाटों के यहाँ उपलब्ध हैं। उसके बाद उन्होंने डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का काम शुरू किया है और डिजिटल क्राफ्ट का सर्वे का काम भी 3 सीजन से चल रहा है और इसमें 25 मार्च तक यह है कि जो रबी का सीजन है इसमें समाप्त हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य यह है कि आपका डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का डाटा है, जमीन का डाटा, यह फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से आपका KYC हो जाए, इसको आधार से लिंक कर दिया जाए, तो आपको किसी भी योजना में, चाहे किसी भी विभाग की योजना हो, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत न पड़े और उसका बार बार आपको सत्यापन भी कराना पड़ता है। चाहे अभी धान की खरीद होती है, चाहे गेहूं की खरीद होती है, तब भी आपको सत्यापन करना पड़ता है। चाहे बीमा पॉलिसी हो उसके लिए, चाहे कोई आपका नुकसान भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक किसान का ID हो और उसी किसान ID से जो भी वो लाभ लेना चाहता है तो वो सभी योजनाओं का लाभ ले और वहां एक ही जगह रिकॉर्ड हो, जिससे कि कभी भी वेरिफिकेशन भी करना हो तो आसानी से किसान को भी पता हो और कोई दूसरा भी अगर उसका जांच करना चाहता है तो उस ID के साथ वो जितने भी सरकारी सुविधाएं लिया होगा तो वो जानकारी में रहेगा, तो उससे डुप्लीकेसी की संभावना नहीं रहेगी। तो सरकार इस पर काफी तेजी से काम कर रही है। इसके अतिरिक्त PM कुसुम योजना चल रही है। इसके अंतर्गत आपको सोलर पंप दिया जाता है, 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP। इस पर सरकार के द्वारा 60% सब्सिडी दी जा रही है, जो इसमें 30% सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है और 30% राज्य सरकार दे रही है। तो इसमें आप पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं और बिजली की बचत भी कर सकते हैं। यह अभी भी पोर्टल खुला हुआ है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह फार्म मशीनरी बैंक की योजना चल रही है। इसमें यह है कि FPO हैं और कोई भी समूह हैं, इनको जो पंचायतों का है, तो इनको 10 लाख रुपए में अगर 40% सब्सिडी मिलती है। अगर यही इंस्टीट्यूट कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं तो इसमें 80% सब्सिडी मिलती है, 8 लाख रुपए छूट मिलती है। इसी तरह कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना चल रही है। इसमें भी उद्यमी, FPO और तीनों तरह के लोग ले सकते हैं। इसमें भी यह है कि आप 30 लाख के यंत्र खरीदेंगे, उसमें 80% सब्सिडी है, 24 लाख तक सब्सिडी सरकार दे रही है। यह इंस्टीट्यूट कार्यक्रम के अंतर्गत है। इससे आप किसानों को भी, अपने क्षेत्र के जितने भी है किसानों को, उसको लाभ दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त फार्म मैकेनाइजेशन के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं। इसमें अगर आप लघु, सीमांत या महिला या अनुसूचित जाति के हैं तो आपको 50% सब्सिडी है यंत्रों पर। अगर इसके अतिरिक्त सामान्य कृषक हैं, इसको छोड़कर, तो उनको 40% सब्सिडी है। तो आप यंत्रीकरण के भी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसमें ये भी वर्तमान में व्यवस्था कर दी गई है कि ये सभी जितने भी यंत्र हैं ई-लॉटरी के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ई-लॉटरी होती है और वहां आपका ई-लॉटरी के बाद जिसके भी चयन हो जाता है तो अपना बिल अपलोड करता है। बिल अपलोड करने के बाद आपका जो भी सब्सिडी की धनराशि होती है वो सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसी तरह फसल बीमा की योजना है कि आपका कोई भी नुकसान होता है तो उसमें सरकार भरपाई करती है। आपको KCC के माध्यम से उसी समय आपको करा लेना होता है बीमा। तो आप इसके लिए अंतिम तिथि जो खरीफ में होता है वो जुलाई होता है, 31 जुलाई, और जो रबी में होता है वो 31 दिसंबर होता है। तो इसके लिए लास्ट तिथि निर्धारित है। और इसके अतिरिक्त विभाग के द्वारा विभिन्न आत्मा के अंतर्गत भी आपको प्रशिक्षण के लिए या सम्मान के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रदेश या जनपद के अंतर्गत
या जनपद के बाहर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है विभिन्न टॉपिकों पर, तो वहाँ प्रशिक्षण कर सकते हैं। इसी तरह नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। इन सभी योजनाओं में यंत्र आपको बुकिंग कर सकते हैं और जो आपको सब्सिडी बतलाया है कि 40 से 50% जो सब्सिडी है वो आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आपको यही है कि किसान पारदर्शी पोर्टल जो कृषि विभाग का है पोर्टल, उस पर जाएं और देखें कब बुकिंग खुली है और किस समय क्या इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उस पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जो भी कृषि बीज भंडार है हर विकास खंड पर है, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय विकास भवन में, वहां से आप भी ले सकते हैं, या डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो अंत में हम यही अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक किसान जो फार्मर रजिस्ट्री का कार्य चल रहा है उसमें अपना पंजीकरण करा लें। आने वाले भविष्य में आपको लाभ उसका मैक्सिमम मिल सकता है। तो आपको अंत में शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए। आप इतने दूर से आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने जो जिन योजनाओं के बारे में बताया है, सर एक दो सवाल आपसे पूछने वाले हैं, तो जो आपने बताया है उसी से रिलेटेड एक सवाल पूछिए। किसान सम्मान निधि में आपको किस्त पाने के लिए क्या क्या कार्रवाई करना अनिवार्य है? ई-KYC फार्मर रजिस्ट्री करवाना बहुत जरूरी है, इससे किसान सम्मान निधि का पैसा आता है। और बैंक पासबुक और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जरूरी लगती, सब लगाए जाते हैं। मगर ई-KYC और वो जो वही बताया फार्मर रजिस्ट्री कराना ये जरूरी है। जो लोग नहीं कराए उनका पैसा फंसा हुआ है, जो करवाए उनका पैसा आ रहा बराबर। ई-KYC जरूरी है, आधार सीडिंग जरूरी है और लैंड सीडिंग जरूरी है। हाँ, लैंड सीडिंग करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। अभी जो है वो हम प्रगतिशील किसान सुरेश सिंह जी, तो मैं चाहूंगी सर आप आइए और 10 मिनट में इसके फायदे के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सुरेश सिंह यादव है। मैं मलिहाबाद ब्लॉक व तहसील मलिहाबाद से हूँ। मैं लघु कृषक हूँ सर। गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती 2022 में हमें अवसर कृषि भवन हजरतगंज लखनऊ से सबसे पहले मिला और उसके बाद में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हरियाणा के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, सूर्य प्रताप शाही जी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम लगा था, उन्हीं कार्यक्रम से 22 में सबसे पहले हम हरियाणा गए। हरियाणा से हमने आचार्य देवव्रत जी के फार्म से प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद में मैं जब अपने गांव आया तो सबसे पहले प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। अभी लखनऊ में कितने भी कार्यक्रम चलते हो, चाहे वो KBK में हो, चाहे रहमान खेड़ा में हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, हम लोग जाते हैं। अभी बात हो रही, लोग सबसे ज्यादा सबसे पहले तो हमने एक CMAP में कार्यक्रम किया। 31 जनवरी 30 और 31 जनवरी का लगा हुआ था। इसके पहले बक्सी तालाब में चंद्रभान कृषि विश्वविद्यालय में लगा हुआ था, उसमें भी गए। और कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ गन्ना संस्थान में अखिलेश दुबे जी के यहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, तो मैं उसमें भी भाग लेता हूँ। सबसे पहले तो जब मैं बक्सी तालाब चंद्रभान विश्वविद्यालय में गया तो वहां पे प्रिंसिपल साहब, अध्यापक जी, प्रबंधक जी और स्कूल के तमाम छात्र थे। तो हमारे साथ में अधिकारीगण भी खड़े हुए थे। तो मैंने छात्रों से पूछा कि कितने प्रकार की खेती होती है, कितने प्रकार की खेती होती है।
तो छात्रों ने बताया सबसे पहले परंपरागत, तो हमने कहा ठीक है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी नहीं बता पाए। अभी 4 प्रकार की खेती हो रही है, जो परंपरागत से, और दूसरी रसायन कीटनाशक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। हमारी जो सरकार जो जोर दे रही है वो श्री अन्न पे दे रही है, सबसे ज्यादा मोटे अनाज पे, और दूसरा जो है प्राकृतिक खेती पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है। तो जब हम श्री अन्न पे बात किए तो वो छात्र बता नहीं पाए। फिर ऑर्गेनिक जैविक पे हमारे अधिकारीगण और बहुत से बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं वो ऑर्गेनिक जैविक उठा लेते हैं। प्राकृतिक और नेचुरल पे जब बात आई तो हमारे माननीय अखिलेश दुबे जी, एक एलियस यादव जी है रहमान खेड़ा में, और कई अधिकारियों ने प्राकृतिक पे बात की। तो प्राकृतिक कहने लगे कि ये नेचुरल प्राकृतिक यानी गौ आधारित प्राकृतिक का मतलब सबसे पहले देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय तो अभी हमारे जो किसान बंधु हैं और भाई वो पूछते हैं कि प्राकृतिक का उत्पाद कहाँ जाता है, प्राकृतिक का उत्पाद कहाँ जाता है। तो हमारे बीच में जो हमारे अधिकारीगण हैं वही सामान नहीं बच पाता है। मैं तो आलू, पालक, मूली, और इस समय आलू खोद के हमने अपने खेत में भिंडी, तरोई और लोबिया जमा ली है सब। हमारी आलू जो है अखिलेश दुबे ने, यहाँ पे हमारे कई किसान गोसाईगंज के बैठे हैं, रामशरण जी हैं और कई लोग हैं, काफी लोग जानते हैं। तो मैं प्राकृतिक का मतलब सबसे पहले देसी गाय होनी चाहिए भाई साहब। अभी तो किसान बोल जाता है कि मैं भी प्राकृतिक करता हूं, मैं भी प्राकृतिक करता हूं। अभी सोमवार को हमारे खेत पे अखिलेश दुबे जी गए हुए थे और गिरजा शंकर मौर्य जी भी गए हुए थे। तो उन्होंने कम से कम 1 घंटा खेत का निरीक्षण किया। तो सबसे पहले जब गए तो हमने सर को अपनी पहले गाय को दिखाया। सबसे पहले गाय तो कल गए, ठीक है। अखिलेश दुबे सर कहने लगे कि मैं सुरेश साहब को 0 दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं 0, ठीक है। जब हमें शिक्षक डांटेगा, कोई मार्गदर्शन देगा, तभी हम उसके पात्र होंगे, उसी की सही जानकारी ले पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 0 देंगे। फिर उन्होंने देखा, सबसे पहले हमारी गाय के बाद में मैं धान और गेहूं की खेती, धान का भी करता हूं सर। 3.5 बीघे में धान है, 1 बीघे में बाग है, 15 बिस्वा में हम आलू प्राकृतिक खेती करते हैं, जो बराबर 2015 से कर रहे थे, जिसपे जैविक चल रहा था। तो जैविक का हमें लाभ नहीं मिला, जिसमें माननीय राम अवतार गुप्ता जी थे। कल के सुरेश जी आपके पास में जमीन कम है। अभी हम इस प्रांगण में बैठे हुए थे तो सबसे ज्यादा किसान हमें बस 2 बीघे, 2.5 बीघे, 2 बीघे, 1.5 बीघे के ही मिले। तो जैसे ही हमारा 2022 का ये लक्ष्य हुआ गौ आधारित प्राकृतिक खेती, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि देसी गाय, प्राकृतिक खेती का मूल आधार है देसी गाय। देसी गाय में कौन कौन सी? सबसे पहले देसी गाय आती है, उसके बाद में साहीवाल आती है, गिरी गाय आती है, हरियाणा गाय होनी चाहिए। ये गाय कोई न कोई होनी चाहिए, 1-2 गाय। तो जो अभी हमने हरियाणा का जिक्र किया था उसके बारे में बता रहे। सुरेश राजपूत हमारे रामाराशी है, जो लखनऊ के 8 ब्लॉक देखते हैं। तो वहां से आकर के हमने सबसे पहले बीजा अमृत बनाया, और वो भी हमने किसानों के साथ में बनाया। बीजा अमृत, जिसमें देसी गाय का गौमूत्र 5 लीटर, गोबर 5 लीटर, 20 लीटर पानी और 50 ग्राम बुझा हुआ चूना, और बरगद के नीचे की मिट्टी, जो आचार्य देवव्रत जी की लिखी हुई है। कुछ लोग इधर उधर करते, लेकिन हमने वही बनाया। तो हमारे बीच में बीटीएम मलियाबाद के चक्रे जी बैठे, इनके सामने उन्होंने फोटो लिया, इसके सामने हमने बनाया और उसका उपयोग किया। तो हमारे बीच में किसान भी बैठे, उन्होंने बीजा अमृत जैसे बीज को शोध करते हैं। तो एक पुत्तूलाल जी है, ओम प्रकाश जी है, तो उन्होंने हम उनको दिए 20 लीटर में 2-2 लीटर बीजा अमृत। तो इन्होंने गेहूं के बीज को शोधित किया। जब शोधित किया तो उसमें दीमक भी नहीं आई,
और उसका पेड़ भी बहुत अच्छा लगा। कई लोग देखने भी गए, उसमें सुरेश राजपूत भी गए, अखिलेश दुबे भी, तो 2 साल से बरकरार है, लेकिन वो मंडी को पहुंचे। और अभी प्राकृतिक खेती का 4 दिन का प्रशिक्षण रहमान खेड़ा में चला है, सोमवार से लेकर और 20 तारीख तक। उसमें सभी हमारे वैज्ञानिक गण और अधिकारी गण थे। तो सबसे पहले मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं, जैविक ऑर्गेनिक अलग है, प्राकृतिक नेचुरल अलग है, ये लिख ले मेरे साथियों। और परंपरागत जो पुरानी खेती होती थी वो होती थी, और जो श्री अन्न मोटे अनाज जो विलुप्त हो गए हैं, जैसे उसमें बाजरा, ज्वार, मक्का, कापूर, रागी, ये सब हुआ करते थे, उस पर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं कि सभी किसानों से अनुरोध कर रहे हैं थोड़ा करें। प्राकृतिक खेती के लिए आचार्य देवव्रत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सूर्य प्रताप शाही ने कहा किसानों से कि वो 1 बिस्सा में करे, 1 कोने में करे, 5 बिस्वा में करे, 10 बिस्वा में करे, कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसमें काफी लोग ये जान नहीं रहा अवतार गुप्ता जी को, क्योंकि मैं यादव परिवार से हूँ, दादी के जमाने से ले आज तक मेरे पास गाय है। तो हमें जब मौका मिला तो हमने 10 बिस्वा पे वही गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो वो जो सामान की बात हो रही, जो बेचते गाँव, सामान बचता नहीं है, सामान बचता नहीं, मैं गांव में नहीं दे पा रहा हूँ, मलिहाबाद में नहीं दे पा रहा हूँ। तो मेरे साथियों, जो हमारी सरकार जोर दे रही है उस पर थोड़ा सा अपने लिए करे। प्राकृतिक नेचुरल ऑर्गेनिक जैविक अलग है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सुरेश राजपूत जी है ना, वो कहते हैं कि सुरेश जी मूली उखाड़ेंगे लेके चल लेंगे। मेरे खेत में प्राकृतिक वाले में 1 मीटर में थोड़ी कम थी, 3 फुट लंबी थी और 4 किलो की वजन मूली थी, जिसे हमने सर के सामने, और मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे सामने सर बैठे हुए बलराम वर्मा सर कहते थे तुम प्राकृतिक करोगे, नहीं माने, करोगे तो हम कर रहे हैं सर। हुआ क्या कि जब हम आपके खेत आएंगे तब मानेंगे। अभी माननीय भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह, माननीय आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री जी सेंट्रल होटल में लगा था, तब मैं माइक लेके बोला था, तब वही बलराम वर्मा जी गुड़ दे रहे थे, गुड़। और मैं कर रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। इसी प्रकार जब कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ में अखिलेश दुबे जी मुझे जानबूझ के खड़ा कर देते हैं, तो उन्होंने 100 किसानों के बीच में मेरा रेट 3 गुना तय किया है। 3 गुना कहने लगे सुरेश जी हम ऐसे नहीं लेंगे। आलू 10 रुपए था, 30 रुपए दिया था, अभी 20 रुपए था, तो हमने 40 रुपए में बेचा मलिहाबाद में, और बेच रहे हैं सर। राम मिलर में रिटायर हो गए, पूरा सामान वो लेते हैं मेरा। तो प्राकृतिक करिए लेकिन शुद्ध करिए साहब, वो कैसे पता चलेगा? प्राकृतिक के लिए ऐसे ही पता चलेगा जब देसी गाय वो बताएगा, किसान और बीटीएम ही पकड़ सकता है जाकर के किसान को। लेकिन सभी लोग उठा देंगे हाथ कि हमारा प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। यहाँ तक लोग तो लैब से जांच भी करवाए हैं, लेकिन प्राकृतिक का कुछ अलग ही है, उसका उत्पाद भी ठीक है। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिव कुमार जी, मुझे आपसे एक और जानकारी चाहिए। एफपीओ गठन के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे एफपीओ गठन कर सकते हैं? एफपीओ गठन के लिए मेन सबसे पहले होता है कि 12-12, 15-15 लोगों के एक समूह बनाए जाते हैं। समूह में कैसे किसान रहते हैं, जैसे दूध उत्पादन वाले एक समूह में, अनाज उत्पादन वाले एक समूह में, सब्जी के उत्पादक एक समूह में, इस तरह से अलग अलग, मछली वाले एक समूह में, या कोई बांस का सामान बना रहा है तो वो एक समूह में। इस तरह से सब समूह बना लिए, एक तरह का काम करने वाले अलग, एक तरह का काम करने वाले अलग। इस तरह से मान लिया 20 समूह बना लिया आपने, तो 200 आदमी लगभग हो गए। अब उन 200 में से हर समूह से एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष होगा, तो वो एक अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, उसमें से 40 आदमी हो गए। उन्हीं 40 में से आपको कम से कम 5, अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर का चुनाव करना है।
उसके बाद 5 प्रमोटर रहेंगे। तो टोटल आपको 10 आदमी मिलके एक कंपनी का गठन करना, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होगी। उसके बाद उससे फायदा ये है कि जैसे आप 5 कुंटल गेहूं पैदा किए, वो 5 कुंटल गेहूं बेचने जाएंगे तो आपका सस्ता बिकेगा। जब एफपीओ आपका गेहूं बेचेगा तो जब 200 किसान का रहेगा तो 205 के हिसाब से लगभग 100 टन गेहूं हो जाएगा। तो जब 100 टन का आप भाव किसी कंपनी से या किसी प्रोसेसिंग यूनिट से बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको 1 से 1.5 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो ये एफपीओ से फायदा। इसी तरह आप खाद खरीदने जाएंगे या बीज खरीदने जाएंगे तो आप 1 बोरी खरीदेंगे तो मोल भाव नहीं कर सकते, लेकिन एफपीओ जब खरीदने की बात करेगा तो वो 100 टन, 200 टन, 400 टन, 500 टन इस तरह खरीदने की बात करेगा। तो इस तरह से आपका जो खरीदने की क्षमता है उसमें आप मोल भाव करके और सस्ती खाद, सस्ता बीज, सस्ती दवाई खरीद सकते हैं। तो ये एफपीओ से बहुत सारे फायदे हैं। और मंडी का लाइसेंस लेके आप सरकारी खरीद भी कर सकते हैं एफपीओ में, या किसी प्राइवेट वेंडर, ब्रिटानिया है और आपका आईटीसी है, इस तरह से कंपनियों से टाई अप करके आप गेहूं अपना वहां बेच सकते हैं एफपीओ के माध्यम से। इसी तरह किसान अगर सोचे कि हम अकेले बेच लेंगे तो अकेले वहां नहीं बेच सकते हैं, तो और ना अकेले मंडी लाइसेंस आपका बनेगा। तो एफपीओ 2 तरह से काम करता है, मंडी के ट्रेडर के रूप में भी काम कर सकता है और एग्रीगेटर के रूप में कर सकता है। तो एग्रीगेटर में आप पे मंडी टैक्स लागू नहीं होता, आप बिना कागज के भी आगे बेच सकते हैं। जब मंडी ट्रेडर की तरह काम करेंगे तो आपको मंडी टैक्स का भुगतान करके तब आगे बेचना पड़ेगा। तो इस तरह से और बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो एफपीओ के थ्रू किसानों को मिलती हैं। अभी तमाम योजनाएं एफपीओ से ही होके मिलेंगी किसानों को। तो इस तरह से कोशिश ये रखेंगे कि एफपीओ आप लोग बनाएं या फिर एफपीओ के साथ जुड़ जाएं जो जहां पे बना हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारे लास्ट स्पीकर है हमारे बीच प्रदीप श्रीवास्तव सर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है। ये हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी जो प्रबंधन है उससे रिलेटेड जानकारी 10 मिनट लेंगे आपका। सर प्लीज स्टेज पे आ जाइए। उससे पहले शिव कुमार जी से बोलूंगी कि उनका सर का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। सर प्लीज आइए और इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। आदरणीय किसान भाइयों, मैं उद्यान विभाग में कार्यरत हूँ। आज इस किसान चौपाल पे मुझे आपको जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। आप उद्यान संबंधित किसी भी प्रकार की बागवानी, मसाले खेती, संरक्षित खेती, पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, कोई भी कार्यक्रम, सब्जी, फल, फूल आप सभी किसान भाई करते हैं, उसको करने के लिए आपको हमारे विभाग की वेबसाइट dbd-horticulture.in पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको 35 से लेके 50% तक अनुदान गवर्नमेंट देती है। आप जैसे केले खेती करना चाहें, केले खेती पे हमारे यहाँ 40,000 रुपए के लगभग 1 हेक्टेयर पर अनुदान है। आप लोग सब्जी करते हैं, सब्जी के सारे सब बीज हम लोगों के यहाँ अनुदान पे खेती कराई जाती है, जिसमें 35% सब्सिडी आपको प्रदान की जाती है। जैसे टमाटर है, गोभी है, पत्ता गोभी है, लहसुन है, प्याज है, रबी, खरीफ, जायद की सारी सब्जियों के बीज हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको प्रदान किए जाते हैं। आप लोग गोसाईगंज में काफी हद तक हमारे विभाग से किसान जुड़े हुए भी हैं जो इसका लाभ लेते रहते हैं। इसलिए आप लोग कहीं नोट कर लें, dbd-horticulture.in पे जा करके जो भी आप हॉर्टिकल्चर से संबंधित फसल, आम की बाग लगवाना चाहें, अमरूद की बाग लगवाना चाहें, कोई भी कार्यक्रम लेना चाहते हैं, उसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ माइक्रो इरिगेशन स्कीम चलती है, जिसमें आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसमें आपका पानी की बचत 40% तक हो जाती है और 30 से 35% फसल की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। वीड्स वगैरह नहीं निकलते हैं। आप खेतों में अपनी सब्जी में ड्रिप इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर, रेन गन, पोर्टेबल कोई भी कार्यक्रम लेना चाहते हैं सिंचाई के लिए, वो हम लोगों के विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता रहता है। इसके अलावा आप लोग पीएफई स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री कृषि सूक्ष्म उन्नयन योजना, जिसमें आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं,
वो भी हम लोगों के यहाँ 35% अनुदान पर प्रदान किया जाता है। 10 लाख तक कास्ट होती है, जिसमें आटा चक्की, राइस मिल वगैरह भी आप लगा सकते हैं, जो कि इंश्योर लोन होता है। कोई कैजुअलिटी होने पे आपको अदा नहीं करना पड़ता है, उसको भी आपको रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही उसका पात्रता आपको प्राप्त होती है। इस समय आपको अगर बागवानी से संबंधित, जैसे आम की बाग लगाना है, अमरूद की बाग लगाना है, इस समय मई जून में ही गड्ढे खोदने का कार्यक्रम किया जाता है। आप 35 फुट की दूरी पे गड्ढे की खुदाई इस समय गर्मियों में कर दें, जिससे वो धूप में ट्रीटेड हो जाए। उसके बाद 2 पानी गिरने के बाद उसमें गोबर की खाद, BSC पाउडर वगैरह मिला के उसकी भराई कर दें 60-40 के रेशियो में। बरसात आने पे तब उसमें आप पौधे लगाएंगे। अमूमन किसान भाई क्या करते हैं, जब पौधे लगाते हैं उसमें मुंजनी जो होती है, मुंजनी को हटाते नहीं है, वैसी गाड़ देते हैं, जो घास लपटी रहती है, जिससे दीमक पैदा होती है। उसको हमेशा हटा के लगाइए, तो कभी दीमक खेत में नहीं रहेगी। और आम की बागवानी पे हम लोगों को 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको प्रदान किए जाते हैं अनुदान पे, जिनको आप लोग अपने बागों में रोपित करते हैं। संरक्षित खेती, अगर आप पॉली हाउस वगैरह लगाना चाहते हैं, ग्रीन हाउस लगाना चाहते हैं, वो भी हमारे यहाँ 35% छूट पे लगवाए जाते हैं। 500 स्क्वायर मीटर कम से कम एरिया होना चाहिए और अधिक से अधिक 2000। इसमें भी आपको 40% छूट मिलती है, जिसके अंदर आप बेमौसम की सब्जी पॉली हाउस के अंदर उगा सकते हैं। फूल की खेती, फूलों की खेती भी आप जरबेरा, गुलाब वगैरह पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में आप उगा सकते हैं, जिसमें भारत सरकार 35% छूट आपको मुहैया कराती है। ठीक है, थैंक यू। तो जैसे सर ने जो बताया है उससे रिलेटेड सर एक सवाल पूछेंगे। जो चीज आपने बताया है उसी से रिलेटेड एक सवाल, आपको हाथ खड़ा करना है। आप लोगों में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कितने लोग यूज करते हैं? आलू में हमारा जो है मतलब उपज भी अच्छी मिली है और मतलब बढ़िया चमकदार शाइनिंग युक्त आलू पैदा हुआ हुआ। जी एक एकड़ में ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं खेती। वीड्स भी कम निकले होंगे, खरपतवार भी कम निकले होंगे, लागत कम लगती है। पानी की बचत कितने % हो गई? पानी की बचत सर उसमें तो काफी, मान लो 50% ज्यादा है। 40% पानी की बचत हुई होगी और 30 से 35% आपको उत्पादन भी ज्यादा हुआ होगा। जी उत्पादन ज्यादा। थैंक यू सर, आ जाइए स्टेज पे आ जाइए। एक एक करके मैं किसानों का नाम लूंगी, आपको आगे आ जाना है, लेकिन स्टेज पे एक एक करके ही आना है। सबसे पहले हमारे बीच हैं श्री हरिद्वार जी सन ऑफ राम भरोसे जी। ये मेंथा और सुगंधित फसलों की खेती करते हैं। दूसरे किसान हैं हमारे साथ सहज राम जी सन ऑफ मंगल जी, धान की खेती करते हैं पहासा गोसाईगंज से। हमारे साथ है श्री परशुराम जी, मिलेट्स की खेती करते हैं रामदाने की। श्री सहदेव सिंह जी सरसों की खेती करते हैं। कौशल किशोर पटेल जी धनिया की खेती करते हैं। श्री देव नारायण पटेल जी देसी और विदेशी सब्जियों की खेती करते हैं, गोसाईगंज से हैं। श्री राम सरन जी मिलेट्स की खेती करते हैं रामदाने की। श्री राम नरेश जी सन ऑफ सरजू प्रसाद जी गेहूं आलू सरसों की खेती करते हैं ये। श्री सुंदर लाल जी सन ऑफ स्वर्गीय बाबूलाल जी गेहूं आलू और धान की खेती करते हैं ये। श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी आलू और फूलों की खेती करते हैं। देशराज पाल जी गेहूं और सरसों की खेती करते हैं, सन ऑफ स्वर्गीय राम प्रसाद पाल जी। विजय करण सिंह जी नरेश सिंह जी गेहूं और उड़द की खेती करते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार जी, श्रीमती भगवती जी वाइफ ऑफ देशराज जी, भगवती जी फूल गोभी और अन्य सब्जियों की खेती करते हैं, भगवती जी। भैया लाल जी सन ऑफ दीना जी। श्री राम लखन जी सन ऑफ श्रीपाल जी धान और गेहूं की खेती करते हैं, श्री राम लखन जी। श्री जगदीश प्रसाद जी, श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी और फूलचंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी हमारे
जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, ये पूरा हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। और अगर आप नंबर नोट नहीं किया है आपने तो इफको एमसी का नंबर नोट कर सकते हैं, 1800-309-3815 न्यू हॉलैंड का टोल फ्री नंबर है, 1800-419-0124 और ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 9953218363। तो आप जो है वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जो है वो लेने के लिए। और उम्मीद है कि आप यहाँ से कुछ जानकारी लेके अपने खेत में जाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे और अगली बार फिर से हम प्रोग्राम करेंगे तो और भी प्रगतिशील किसानों से हम जुड़ेंगे। और एक बार और मैं बता देती हूँ, आज ही के दिन जो है 10 साल पहले मैंने ग्रीन टीवी ज्वाइन किया था, तो आज जो है मेरा भी 10 साल हो गया इस चैनल में। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि किसान जिनके नाम पे देश भर के सभी लोग कमा रहे हैं उनको मैं ऐसा प्लेटफॉर्म दूं। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में 5 स्टार होटल्स में ऐसे कार्यक्रम होते थे जिसमें बात होती थी किसानों की, लेकिन उसमें एक भी किसान नहीं रहते थे, सारे का चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट कागज तक रह जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे प्रोग्राम्स, क्योंकि कंपनीज पैसे खर्च कर रही है, डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्यों ना ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे करवाएं, जिससे जिनके नाम पे लोग कमा रहे हैं उनको फायदा हो। जानकारी तो ले, जो अवेयरनेस की कमी है वो थोड़ा हम जो है भरपाई कर सकें। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारी वजह से अगर 1-2 किसान भी यहाँ से कोई जानकारी लेकर जा रहे हैं तो वो हमारा अचीवमेंट है। इसी मकसद से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आने के लिए, तमाम जानकारी जो है वो सुनने के लिए। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।